नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है। आपको कितना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताते जाती हूँ एंड आप लोग समझ नहीं पाते हो, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाते जा रहे हो। तो ये पॉइंट है ना, सीटेट के क्वेश्चंस में पेडागोजी बहुत डायरेक्ट आता है, वो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है। बट ओस्टेट ओटेट का जो पेडागोजी होता है वो डिफरेंट लेवल्स में आता है, वो थोड़ा सा हायर आता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड आता है। कभी एनपीई से आएगा, एनसीटीई से आएगा और एनसीएफ से आएगा, तो डिफरेंट वेज से वो क्वेश्चंस मॉडिफाइड होके आता है। तो थोड़ा सा समझेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन में चल रहे। लॉन्ग क्वेश्चन कल के लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड कल के लिए मतलब ओस्टेट के क्लास एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओस्टेट ओटेट सीटेट के अकॉर्डिंग। एंड उसके साथ बार बार बोल रही हूँ, कुरुक्षेत्र बच्चों का सेकंड पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा 16 मार्क्स का। एंड एएनयू स्टूडेंट्स का, एएनयू एंड वाईवीयू स्टूडेंट्स का ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पेपर का 16 नहीं 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। चलो, सो वेलकम टू क्लास, लेट्स स्टार्ट। सो एनईपी 2020 इंट्रोडक्शन देंगे। अच्छा, एमएचआरडी का कोई फुल फॉर्म बोल सकता है? कौन सा मिनिस्ट्री है बता दो? एमएचआरडी, एनीवन? ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, राइट। तो इसको ना अभी मॉडिफाई किया गया है, पूरा स्टोरी सुनते जाओ। इसको अभी मॉडिफाई किया गया है एंड ये अब बन गया है मिनिस्ट्री ऑफ MOE बोला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो शॉर्टकट दे रही हूँ, ये फ्लो चार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटेल्ड लाइनिंग के साथ मिल जाएंगे। अभी देखो फर्स्ट वन, द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आया था? सोचो, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 21st सेंचुरी का ये है। बट अगर किसी ने पूछ लिया फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कौन सा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो दैट इज 1968। ठीक है, सेकेंड पॉलिसी कब आया? 1986। थर्ड पॉलिसी कब आया? 2020। ठीक है, 1968, 1986, 2020। अगर बोलोगे मैम 1992 को काउंट क्यों नहीं किए? बिकॉज ये रिवाइज नेशनल पॉलिसी है, रिवाइज नेशनल पॉलिसी है, राइट। सो अभी देखो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 21st सेंचुरी का कौन सा है? एनईपी 2020। एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। देखो अगर काउंट करोगे 1986 से ये कितना नंबर वाला है बताओ? 1986 से ये सेकंड नंबर पे आता है और कितने साल के बाद आया? आफ्टर 34 ईयर्स। 34 ईयर्स। देखो काउंटिंग करो, 2020 से माइनस कर लो 86 को, आपको 34 ईयर्स मिलेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने से 34 ईयर्स मिलेंगे। तो 34 ईयर्स ओल्ड पॉलिसी रिप्लेस बाय इट। सो 1986 को कौन रिप्लेस किया? 2020 ने रिप्लेस किया। ये कब आया था? 29 जून 2020, एक्सेप्टेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। किसने एक्सेप्ट किया? नरेंद्र मोदी जी ने एक्सेप्ट किया। 29 जुलाई में आया हुआ था, 29 जुलाई 2020 में, 29 जुलाई 2020 में। ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, उसी पीरियड के दौरान आ गया था। कमिटी क्या है? कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। सो ये कमिटी, एक कमिटी चाहिए ना एक पॉलिसी बनाने के लिए, उससे पहले क्या चाहिए? बिफोर पॉलिसी मेकिंग हम वी नीड अनदर ड्राफ्ट कमिटी। एक हमें कमिटी चाहिए जो ड्राफ्ट बना सके कि कितना एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो चुका है, कितना नीड है, या क्या क्या मटेरियल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन क्या होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन को लेके एक कमिटी बना। दैट कमिटी इज ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशनल कमिटी, जो बनाएगा क्या? ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एंड इसको किसने बनाया? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। याद रखोगे, शॉर्ट क्वेश्चंस देखना, एक आध तो मिल ही जाएगा। इसके बेस्ड एनईपी 2020 के बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स मेनली ये क्या क्या चाहता था ना, DEVE डॉट लिखा गया ना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ यूनिक कैपेबिलिटीज। बच्चों में यूनिक कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करना, जो कैपेबिलिटीज उनके अंदर है बट वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, वैसे कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, उनके अंदर का जो गुण है उसको आगे बढ़ाना। और क्या चाहिए? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ये 2 टाइम्स हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम कैसा चाहिए हमें? मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब मल्टीपल फील्ड्स को लेके वर्क होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऊपर काम चलेगा एंड मल्टीपल वोकेशनल एजुकेशंस और ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड अदर एजुकेशंस को लेके भी यहाँ पे
एजुकेशन स्टार्ट होगा, पढ़ाई स्टार्ट होगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को कंसेप्ट समझाओ, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंसेप्ट समझ पाए, लर्नर्स कंसेप्ट समझ पाए तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ECCE, देखो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब जो भी बच्चे पढ़ रहे थे वो सारे बच्चों को पढ़ाना है, मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी पढ़ाना है, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उनको समझा के फिर एंटर करवाना है, सारे बच्चों को यहाँ पे ऐड करना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम, कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, ECCE, कभी कभी सीटेट में ECCE का फुल फॉर्म पूछता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये कहाँ तक मूव करेगा, नर्स टू सेकेंडरी लेवल तक मूव करेगा, बिकॉज नावेडेज एजुकेशन सिस्टम इज वेरी वास्ट और वेरी प्रोग्रेसिव टाइप, सो दे नीड मोल्डिंग, जस्ट लाइक मोल्ड करना, मोल्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग लेवल टू द एंडिंग लेवल। तो ECCE कवर अप कर रहा है आपके स्टार्टिंग एजुकेशन से लेके सेकेंडरी तक। यहाँ पे बच्चों का क्या होना चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट और 360 डिग्री डेवलपमेंट। 360 डिग्री में एक सर्कल बन जाता है, तो सोच लो एक पर्सन का कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, 360 डिग्री डेवलपमेंट चाहिए, एंड उसके लिए NEP 2020 ने ये पॉइंट्स लेके आए। एक्सपीरियंस लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, आप कौन से लर्निंग को बहुत ज़्यादा याद रखते हो, एक्सपीरियंस लर्निंग को। एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोपोजेस अ शिफ्ट टुवर्ड्स द लर्निंग टू लर्न। देखो पहले क्या होता था, कोई चीज़ को हम रीड कर लेते थे, पढ़ लेते थे, तो अभी ना उसको एक्सपीरियंस करना है चीज़ों को। पहले क्या होता था, उसको रटो घसो याद रखो ऐसा था, अभी क्या है, उसको समझ लो, याद नहीं रखना है, उसको समझो, एक्सपीरियंस लो, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को शॉर्टकट में बोला गया UEE। ये 3 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट। मतलब सारे बच्चों को यूनिवर्सली, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उनको क्या करना है, उनको जैसे एजुकेशन का सुविधा मिले, एक्सेस कर सके वो। देन यूनिवर्सल रिटेंशन, सारे बच्चे एजुकेशन सिस्टम में रहे लास्ट तक, अंत तक। और यूनिवर्सल एनरोलमेंट, नाम दाखिल करवाए, ठीक है, दाखिला हो जाए उनका, नाम लिखवाए। अभी देखो नेक्स्ट एक टर्म आता है FLN। FLN क्या है, दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये अप टू क्लास 3 तक हो जाना चाहिए, फाउंडेशनल और दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल भी बोल सकते हो, फाउंडेशनल भी बोल सकते हो। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, मतलब बच्चों को अप टू क्लास 3 तक लिटरेसी मतलब लिखने का जो भी एबिलिटीज़ चाहिए, मतलब छोटे छोटे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, सेंटेंस मेकिंग, रीड करना, ये सब हो जाना चाहिए। एंड न्यूमरेसी का मतलब नंबर सीख जाना चाहिए, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, देखो वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम द क्लास 6, स्पेशली 6 to 8 के अंदर वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब क्लासरूम में मल्टीपल लैंग्वेज में हम लोग पढ़ाएंगे, सो दैट मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर सके, बहुभाषावाद मतलब बहुभाषा को यूज़ करें एक क्लास में, बहुभाषावाद। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। क्या हम इतना क्लियर है, ये सुन जा रहे, मूव कर रहे। पिलर्स ऑफ NEP दिख रहा है ना, स्क्रीन विजिबल है, जल्दी जल्दी बोलो। ब्लर है मैम। अच्छा ब्लर है ना, नहीं मैम ठीक है, मेरा तो ठीक है। आ जाएगा सबका आ जाएगा। लो पिलर्स ऑफ NEP, 5 पिलर्स है, सो ऐसा लिख सकते हो ना, पॉइंट वाइज होने से भी थोड़ा बहुत लेने, देयर आर 5 पिलर्स इन NEP। सो इसको याद रखने के लिए ऐसा करना है, AEQ-AA, AEQ-AA। हम लोग कैसे याद रखते थे, एक्वा बोल लेते थे ऐसे, अभी माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ तो याद रहेगा, सो दैट हम लोग एक्वा बोल देते थे, AEQ-AA, ठीक है। 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में जाना है, इसी सीक्वेंस में जाना है। A फॉर क्या है, एक्सेस, A फॉर एक्सेस, A फॉर एप्पल नहीं है यहाँ पे, A फॉर एक्सेस है। एक्सेस क्या है, सारे बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेस होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेस बाय ऑल, प्राथमिक शिक्षा सबको मिलना चाहिए, सारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर क्या आया, E फॉर इक्विटी, E फॉर इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या था, कल बताया था आपको, याद आ रहा है, इक्विटी समता, समता, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वल मिलेंगे, अगर रिसोर्सेस इक्वल मिल रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वल मिलेंगे। आपके लिए जो रिसोर्सेस है मेरे लिए भी वही रिसोर्सेस हैं, उसे अकॉर्डिंग इक्विटी समता भी सेम होगा। मतलब अगर घर पे काम कर रहे हो तो 2 पर्सन एक ही जैसा काम करेंगे, 2 पर्सन को बाहर भी रेस्पेक्ट सेम मिलेगा, बाहर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम हम इसको इक्वालिटी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, इक्वालिटी मतलब हो गया समानता, ठीक है। इक्विटी बाय लॉ होता है, इक्वालिटी उससे छोटा होता है। इक्विटी बाय लॉ, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एवरी टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू ऑल,
ठीक है, गवर्नमेंट इक्वली प्रोवाइड करेगा, सबको इक्वली प्रोवाइड करेगा, तो वो इक्विटी होता है। एंड इक्वालिटी बोलने से आप हर एक चीज में इक्वल हो, बस इतना बोला जाता है। वो छोटा पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। ठीक है, सो प्रोवाइड हेल्प एज पर देयर नीड। ठीक है, इक्विटी के अकॉर्डिंग बच्चों को, यहाँ पे बच्चों को इक्विटी प्रोवाइड किया जा रहा है। रिसोर्सेज एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके एज पर देयर नीड हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ए गया, ई गया, एक्सेस, इक्विटी, देन क्यू फॉर क्वालिटी। आपको एजुकेशन सिस्टम में कैसा एजुकेशन देना चाहिए? क्वालिटेटिव एजुकेशन। कैसे प्रोवाइड करोगे? क्वालिटेटिव एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द एवरी स्कूल सिस्टम। क्वालिटेटिव एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन क्वांटिटी में चल रहा है, ऑलरेडी क्वांटिटी में चल रहा है, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ रहे हैं, बट हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन देना है जैसे कि बच्चों का इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, अभी देखो 3 चला गया, ए ई क्यू चला गया, 1 2 3 हो गया। 4 नंबर पे क्या आता है? एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी क्या हो गया? 3 to 18 years एज स्टूडेंट्स गेट फ्री एजुकेशन। एफोर्डेबिलिटी मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज़ खरीद नहीं पाते हो, बाय नहीं कर पाते हो, तो आप बोलते हो ना ये मेरे बजट में नहीं है, तो मैं एफर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वैसा नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया ऐसे हम लोग सुविधाएं देंगे कि 3 से लेकर 18 साल तक जो भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको जैसे लगे कि एजुकेशन फ्री में मिल रहा है एंड हमें लेना ही चाहिए, बाउंड है हम लोग। सो 3 to 18 years एज स्टूडेंट्स गेट फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है? अकाउंटेबिलिटी, द लास्ट वन। ए ई क्यू ए था ना, तो लास्ट वन इज द अकाउंटेबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंसरेबिलिटी बाय पेरेंट्स, टीचर, गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रन। अभी क्या है, आज का टाइम जो चल रहा है एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज अ पेरेंट्स एज पार्टनर प्रोग्राम चल रहा है। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट्स एज पार्टनर प्रोग्राम, पैप। पेरेंट्स एज पार्टनर, पार्टनर किसका? स्कूल का पार्टनर प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या समझे? पहले रेस्पॉन्सिबल कौन था बच्चों के लिए आंसर्स देने के लिए, बच्चों के रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए गवर्नमेंट था, टीचर्स थे। बट नाउ इट इज पेरेंट्स को भी बोला गया कि आप भी अगर कुछ हो सके तो हेल्प करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एंड जितना भी नीड होगा स्कूल को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 पिलर्स है। आपने एक्सेस से स्टार्ट किया था, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट पार्ट में क्या हेडिंग दिया। ये एनईपी 2020 में ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ईसीसीई। तो ईसीसीई क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस अभी बताया था। 3 to 6 years चिल्ड्रन, 3 to 6 year चिल्ड्रन कौन से स्कूल में जाएगा? प्री स्कूल लेवल। ठीक है, याद रखने के लिए क्या बोला? प्री स्कूल लेवल, दैट इज आंगनबाड़ी में मूव कर सकता है। अभी पता है दीपिका में भी बाल वाटिका एक ओपन हुआ है। बाल वाटिका क्या होता है? नर्सरी KG1 KG2 के लिए स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर 3 years के लिए ये रहता है, नर्सरी KG1 KG2 बाल वाटिका। ये मेंशन किया गया है एनईपी 2020 में क्या कि यूनिवर्सल एक्सेस क्या होना चाहिए? 3 to 6 year चिल्ड्रन को प्री स्कूल लेवल्स में पढ़ाई मिलना चाहिए, प्लस आंगनबाड़ी में उनको केयर मिलेगा, वहाँ पे भी कुछ टीचर्स रहेंगे जो उनको गाइड करेंगे, एंड बाल वाटिका भी होगा। एंड ये सारे फॉर 3 years के लिए होंगे, 3 साल के लिए। और क्लास 1 एंड क्लास 2 जो 2 साल का बच गया, क्लास 1 एंड क्लास 2 जहाँ पे बच्चे का एज हो जाता है 6 to 8, तो उसको मिला दोगे तो क्या कंप्लीट हो जा रहा है? फाउंडेशन लिटरेसी मतलब एंड न्यूमरेसी, FLN। तो उसके बेसिस पे एक करिकुलम तो जरूर बनेगा, दैट इज अ फाउंडेशन लर्निंग करिकुलम। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अकॉर्डिंग एक करिकुलम बनेगा, फाउंडेशन लर्निंग करिकुलम। तो उसके अकॉर्डिंग फाउंडेशन लर्निंग करिकुलम क्या बोलता है? करिकुलम मतलब रेस कोर्स, यू नो दैट। करिकुलम मतलब रेस कोर्स। फॉर दिस करिकुलम फ्रेमवर्क इज नोन एज, देखो क्या बोला गया? NCPFECCE, नेशनल करिकुलम पेडागोजी फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फुल फॉर्म बार बार बोल रही हूँ याद रखने के लिए। NCPFECCE, नेशनल करिकुलम पेडागोजी फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये देखो अर्ली चाइल्डहुड बोला गया है, मतलब छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो गया? द इंस्टीट्यूशन विच जॉइंट वर्क
जॉइंटली वर्क फॉर द ECCE। ECCE के लिए जो जॉइंट वर्क कर रहे थे उन इंस्टीट्यूशन का नाम हम लोग मेंशन करेंगे जो कि जॉइंटली काम कर रहे थे करिकुलम पे एंड पेडागोजी पे भी। वो क्या है ना, फर्स्ट वन द मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD, तो MHRD जो भी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, वो ही है नंबर 1 में। सेकंड क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD। देन नेक्स्ट है हेल्थ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये 3 अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलके काम कर रहे हैं इनके ECC के लिए और ECC के डेवलपमेंट के लिए। सो बच्चों का डेवलपमेंट जैसे हो सके प्रॉपरली उस अकॉर्डिंग ये 3 इंस्टीट्यूशन मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। एक पेज कंप्लीट हुआ, सेकंड पेज में आते हैं। न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देखो कैसे मेंशन किया गया, आप ऐसे भी एग्जाम में मेंशन कर दोगे मार्क मिलेगा, पूरा मिलेगा। सो 5 + 3 + 3 + 4, याद रखना इसका स्ट्रक्चर क्या है, 5 + 3 + 3 + 4। मैंने आपको पढ़ाया हुआ था 1986 NEP, तो उसमें मेंशन था 10 + 2 + 3। यहाँ पे मेंशन है 5 + 3 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 4। तो उसके अकॉर्डिंग एक एक हम लोग डिविजन्स करना स्टार्ट करेंगे। दैट इज अ 5 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 और 2 में। सो 5 ईयर्स को हमने बोल दिया फाउंडेशनल स्टेज, इसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया। 3 ईयर्स के लिए बच्चा आंगनबाड़ी जाएगा, प्री स्कूल में जाएगा, ठीक है। एज कितना है यहाँ पे बच्चे का, 3 to 6। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा, जस्ट लाइक कैसा लर्निंग, जैसे अगर प्ले स्कूल जाता है खेलते हुए सीखता है वैसा ही है, कुछ एक्ट करते हुए एक्टिविटीज करते हुए वो सीखना स्टार्ट करेगा। 2 ईयर्स के लिए क्या रहेगा, और ना 6 to 8 मतलब 6, 7, 8 मतलब उसका एज है 6 to 7, 7 to 8, 2 साल है। तो वो 2 साल में बच्चा क्या करेगा ना, वो स्कूल में जा रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में है, स्कूल में जाना स्टार्ट कर रहा है। तो उस अकॉर्डिंग वो प्ले एंड डिस्कवरी मेथड के थ्रू प्ले एंड डिस्कवरी मेथड। अभी बोलोगे मैम देन सेकंड स्टेज में भी यही सेम मेथड यूज होगा, यस। आपका पहला और सेकंड स्टेज में जहाँ पे बच्चे खेलते हैं वहाँ पे खेलते खेलते बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए प्ले एंड डिस्कवरी मेथड और एक्सप्लोरिंग मेथड बोला जाता है इन स्टेजेस को। यहाँ पे बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहा है, मतलब एक्टिविटीज करते हुए सीख जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया ना, प्रिपरेटरी स्टेज। पहला स्टेज था फाउंडेशनल स्टेज, सेकंड स्टेज आया प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज 8 to 4 ईयर्स एज के लिए है, सॉरी 8 to 4 बोलिए, 8 to 11 ईयर्स एज के लिए है। एंड यहाँ पे बच्चा प्ले मेथड भी यूज करा, डिस्कवरी प्लस इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग, क्लासरूम में भी इंपॉर्टेंट है लर्निंग करना इंटरैक्ट करते हुए। सो ये हो गया 5 + 3। देन 3 ईयर्स जो नेक्स्ट आए वो मिडिल स्टेज के लिए है, 11 to 14 ईयर्स। एंड बच्चा यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेगा, एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत कुछ सीखेगा, जैसे साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज में वो यूज़ करेगा। एंड लास्ट 4 ईयर्स सेकेंडरी स्टेज के लिए है, लास्ट 4 ईयर फॉर सेकेंडरी स्टेज, दैट इज 14 to 18 ईयर्स। मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का यूज़ होगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज दे रहा है, तो मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल पेडागोजी भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग सोचो बच्चे के अंदर क्या डालना है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगा उसके बारे में डालना है, मतलब एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए कैसे समझते हैं उसके बारे में। फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगा, बच्चे मल्टीपल वेज से कोई काम करना स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट वेज का यूज़ करेंगे कोई चीज़ों को सीखने के लिए। स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, बच्चे को क्या होता है जब वो स्कूल से कॉलेज जाते हैं तो उनको चॉइस लॉकिंग मिलता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया टोटल आपका कितने साल का एजुकेशन पता है, 12 ईयर्स तो स्कूल में है और 3 ईयर्स आपके स्टार्ट हो जा रहे हैं ऐसे ही जो इंटरमीडिएट स्कूल्स और क्लासेस के लिए, कॉलेज के क्लासेस के लिए। तो उस अकॉर्डिंग ये टोटल हो गया 15 साल का पढ़ाई। 5 + 3 मतलब सोचो 8 साल, 8 के साथ फिर 7 हो गया ना 15 साल का पढ़ाई। तो पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे मेंशन हो गया ये 15 साल का पढ़ाई है, 15 ईयर्स का पढ़ाई है, हमें पढ़ना पड़ता है NEP 2020 को फॉलो करने के लिए, ठीक है। सो अब बोलो इतना क्लियर है, यस और नो, जल्दी। यस मैम। पोर्शन कंप्लीट कर लिया, आफ्टर दैट हम FLN स्टार्ट करेंगे। FLN क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अभी पढ़ के आए थे। सो ये मिशन है, एक मिशन है, ठीक है, ये एक मिशन है।
तो ये मिशन को हम कंप्लीट करेंगे, इसका डेडलाइन दिया गया है 2026 से लेके 27, मतलब 2026 टू 27 इज द डेडलाइन, ठीक है। एंड ये कितने क्लास तक हो जाना चाहिए? क्लास 3 टू कंप्लीट foundational literacy and numeracy by class 3. The deadline is to 2026 to 27. And ये मिशन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? Nowadays it is known as urgent national mission, ठीक है। अर्जेंट नेशनल मिशन मतलब जैसे इमरजेंसी में आता है ना, वैसे ही है अर्जेंट नेशनल मिशन, अर्जेंट नेशनल मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, सब्सिक्वेंट गाइडलाइंस गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू निपुण भारत इन 2021, ठीक है। इसके रिलेटेड FLN के अंदर एक प्रोजेक्ट और आया और एक स्कीम आएगा, ठीक है। वो प्रोजेक्ट बन के आया था, स्कीम ही है निपुण भारत, ठीक है। निपुण भारत 2021 में आया था। एनी प्रॉब्लम? निपुण, उसका नाम क्या रखा? निपुण भारत। निपुण भारत ये स्कीम कब तक हो जाना चाहिए? 2021 में आया था एंड ये कंप्लीट होते होते वही सेम टारगेट दिया गया 2026 टू 27। सब्सिक्वेंट गाइडलाइंस उसमें गिवन होगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये स्कीम लाया गया था, निपुण भारत का स्कीम लाया गया था। NEP 2020 एंड लैंग्वेज, इनका क्या रोल है देखो। NEP 2020 3 लैंग्वेज फार्मूला, इनमें 3 लैंग्वेज फार्मूला रहेंगे एंड मल्टीलिंगुअल फार्मूला रहेंगे। मल्टीलिंगुअल नॉर्मली क्या होता है ना, 3 लैंग्वेज फार्मूला दैट इज हिंदी हो गया, रीजनल लैंग्वेज हो गया, एक इंग्लिश हो गया, ये 3 लैंग्वेज हो गए। बट अगर चाहो तो कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो, मॉडर्न लैंग्वेज या फिर इंडियन ओल्ड इंडियन लैंग्वेज, ट्रेडिशनल लैंग्वेज और संस्कृत, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 पॉइंट रखा गया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला प्लस मल्टीलिंगुअल फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला प्लस मल्टीलिंगुअल फार्मूला। नेक्स्ट है इट इज़ की टू स्टडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। की टू स्टडी मदर टंग पढ़ने के लिए, होम लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, संस्कृत, क्लासिकल लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट्स कुछ मेंशन है, ठीक है। अप टू ग्रेड 5, ठीक है, ग्रेड 5 तक, और प्रेफरेबली हम लोग ग्रेड 8 तक बोल सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई किसी ने पूछा तो ग्रेड 5 तक, अदरवाइज प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 तक, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी होम लैंग्वेज और मदर टंग और लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज हो सकता है या फिर मदर टंग और होम लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होम लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं। क्लास 5 तक जेन्युइनली यूज़ होगा एंड उसके बाद क्लास 8 तक हम लोग अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो स्ट्रक्चर था ना 5+3+3+4, ये जो स्ट्रक्चर था इसका मेन एम्स क्या है बताओ। इंपॉर्टेंट एम्स आर जस्ट, फर्स्ट वन इज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब एक पर्सन का, एक बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। देन क्या, नंबर 2 एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आपको लर्निंग बाय डूइंग से मतलब रखना चाहिए, एक्सपीरियंस को गेन करना चाहिए एंड एक्सपीरियंस से ही आपका लर्निंग कैपेसिटी बिल्डअप होगा। फिर क्या लिखा है गया, NCFSE दैट इज अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर दिस सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 2020-21, ये डेवलप्ड हुआ था बाय NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी, NCERT के थ्रू। NCERT नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे SCERT होता है, नेशनल लेवल्स पे आजकल NCERT बहुत वैराइटीज़ ऑफ बुक्स पब्लिश कर चुके हैं, डिम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है एंड बहुत सारे BEd कॉलेजेस, स्कूल्स ओपन करें रीजनल एरियाज़ पे, सेंट्रल और स्टेट लेवल्स पे। इसके साथ फंड सप्लाई करने का भी काम कर रहा है, प्लस ये बहुत सारा हेल्प कर रहा है NCF को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को। तो NCERT बहुत ही वैल्यूएबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू बहुत सारे करिकुलम फ्रेमवर्क भी पब्लिश्ड हो रहे हैं। उसी में से एक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज कॉल्ड NCFSE, ठीक है, 2021, ठीक है। हाई क्वालिटी मटेरियल बुक्स, ठीक है, हाई क्वालिटी मटेरियल बुक्स। इसके अकॉर्डिंग और भी मेंशन किया गया कि बच्चे को हाई क्वालिटी मटेरियल बुक्स देना है। क्वालिटी जब बोला जाता है ना तो ऑथर, राइटर और जो भी प्रिंट करता है एंड पब्लिकेशंस एंड प्लस उसका पेजेस के क्वालिटीज़, राइटिंग के फॉन्ट साइज, सब कुछ मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। उसी से क्वालिटी इम्प्रूव होता है। तो हाई क्वालिटी मटेरियल बुक्स देना है एंड नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन दी आर्ट्स वर्सेस साइंस और वोकेशनल वर्सेस एकेडमिक, ठीक है। कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं होगा, हार्ड वाला सेपरेशन नहीं होगा कि आर्ट साइंस के अंदर इतना बड़ा भेदभाव है या वोकेशनल एंड एकेडमिक के अंदर इतना बड़ा भेदभाव है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, देखो
असेसमेंट रिफॉर्म्स अभी का असेसमेंट कैसा चल रहा है, अगर रेगुलर बेसिस पे बोला जाए तो वो हो जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो रेगुलर, फॉर्मेटिव, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब आपके अंदर कंपटीशन, चैलेंज लेने का मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं चैलेंज लेना चाहता हूँ, चैलेंज लूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, ऐसा होना चाहिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर बोला था, फॉर्मेटिव राइट, फॉर्मेटिव होगा। टेस्ट क्या होगा, हायर ऑर्डर स्किल्स, हम टेस्ट जो भी ले रहे हैं यहाँ पे क्या चेक करने के लिए, हायर ऑर्डर स्किल्स। नेक्स्ट क्या है, एनपीई 2020 proposed to set up a national assessment center, ठीक है। एनईपी आपका, एनपीई बोलो कि एनईपी बोलो दोनों सेम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। 2020 क्या प्रपोज किया, एक सेटअप प्रपोज कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो या सेंटर बोल लो, इंपॉर्टेंट है, नेशनल असेसमेंट सेंटर, इसको याद रखना, एनएससी बोलते हैं कैपिटल में, एनएससी, NAAC नहीं, NAC है बस, नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसका नाम है परख, PARAKH, परख। एंड ये किसने डिस्कवर किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। परख का फुल फॉर्म देखते हैं, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यूइंग, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू and analysis of knowledge for holistic development. Performance assessment review analysis of knowledge for holistic development, ठीक है। ये पॉइंट है, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, मेन ऑब्जेक्टिव्स ये 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट इवैल्यूएशन। अगर आप आकलन एंड मूल्यांकन करना चाहते हो, उसके लिए जो भी नियम है, नॉर्म्स को फिक्स करना, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट इवैल्यूएशन, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस को फिक्स करना, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के लिए, असेसमेंट के लिए जो भी स्टैंडर्ड क्रिएट करना है या गाइडलाइंस बनाने हैं एंड नॉर्म्स बनाने हैं, तो वो परख ही करेगा। परख किसके अंडर आता है, नेशनल असेसमेंट सेंटर्स के अंदर, ठीक है। देन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है गाइडिंग क्या करना है, स्टेट एंड नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है। सर्वे जानते हो, जैसे सेंसस सर्वेज होते हैं वैसे ही है। यहाँ पे क्या है, कितने बच्चों को अवार्ड मिल रहा है या फिर कितने बच्चों का अचीवमेंट क्या है, कौन से फील्ड में है, स्टेट लेवल में है या नेशनल लेवल में है, ये सब भी चेक कौन करेगा, परख चेक करेगा। तो उसके लिए भी गाइड करेगा परख की गाइडिंग स्टेट एंड नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग लर्निंग आउटकम इन द कंट्री। देखो, हमने पढ़ाया बट उसके बाद रिजल्ट्स क्या आया उसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा। तो वैसे ही कंट्री में मॉनिटर करना पड़ेगा कि लर्निंग आउटकम मतलब लर्निंग पढ़ाने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वो कितना है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा परख को। ये पॉइंट्स रहा आपका रिलेटेड टू असेसमेंट रिफॉर्म्स, ठीक है। अभी आएगा एग्जामिनेशन असेसमेंट के बेसिस पे, ठीक है। सो एग्जामिनेशन असेसमेंट के बेसिस पे क्या है, देखो, सेंसस असेसमेंट कौन से ग्रेड पे करेंगे, 3, 5, 8। ये एक पॉइंट से एक क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से एक क्वेश्चंस बनते हैं, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। पूरा पता है, एनपी खुद ही 100 पेज का निकला था जब आया था एनपी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उससे ज़्यादा है, बट जो एक स्टैंडर्ड एनपी आया था 2020 वो 100 पेज से ऊपर का था, ठीक है। वो 100 पेज को सोचो हमने क्या किया है, जितना इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम उतने को ये 3 पेज में लिखा गया। आप अपने कॉपी में अगर लिखते हो थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे हैंड राइटिंग छोटा लिखा हुआ है, आप लिखोगे ना तो 6 to 7 पेजेस में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे भी एंड कमिंग जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उसके लिए, तो याद रखोगे। तो सेंसस असेसमेंट कौन से ग्रेड पे होगा, 3, 5, 8 में। नो रोट लर्निंग, दैट इज नॉट रोल लर्निंग, रोल नहीं है, रोट है, रट्टा मार, रटना नहीं है, पढ़ाई को रटना नहीं है, सीखना है। असेसमेंट ऑफ कोर कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट है उसको असेस करना, नॉलेज, हायर ऑर्डर स्किल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसे आप ना पढ़ते हो, कोई एक हाई लेवल का चीज़ पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ने के बाद कैसे अप्लाई करोगे, उसका कंसेप्ट कहाँ अप्लाई होगा, कौन से फील्ड में होगा, वो सारी चीज़ों को भी तो देखना पड़ेगा, उसको असेस करना रियल लाइफ सिचुएशन में। 10 and 12 बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंडक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन इन 10 and 12 क्लास, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NETF, ठीक है, NETF एस्टैब्लिश्ड होगा। 360 डिग्री कितने टाइप का इवैल्यूएशन है, देखो यहाँ पे
आपको इवैल्यूएशन पढ़ाया था। 360 डिग्री इवैल्यूएशन मतलब होलिस्टिक इवैल्यूएशन, ऑल राउंड डेवलपमेंट इवैल्यूएशन होगा। सेल्फ असेसमेंट और इवैल्यूएशन, खुद को जज करना, खुद को मतलब सोचना है कि मेरा कैरेक्टर पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ, तो क्या कंपैरिजन में मिला, वो उसको चेक करना। पीयर इवैल्यूएशन, जब आप अपने दोस्तों को जज करते हो जो आपके मतलब आप बोल सकते हो सहपाठी है, एक साथ पढ़ रहे और एक साथ जॉब कर रहे हो, वो सारे हो गए पीयर इवैल्यूएशन। टीचर इवैल्यूएशन टीचर्स के थ्रू होगा, ठीक है। अभी आया मेन और एक पॉइंट, दैट इज अ इंक्लूसिव एजुकेशन। कल के क्लास में नहीं, उससे प्रीवियस क्लास में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़े थे। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? दैट इज सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। याद रखना, SEDGS का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आ सकता है, पूछा जा सकता है फुल फॉर्म ऑफ SEDGS, दैट इज अ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, तो इंक्लूसिव एजुकेशन किनको देना है? जो सोशियली डिसएडवांटेज है, जिनके पास आर्थिक समस्याएं हैं और इकोनॉमिकली दे आर पुअर, उन लोगों के लिए है। और जेंडर आइडेंटिटीज़ जिनको नहीं मिल पाता या प्रॉब्लम्स होता है, उनका जेंडर इश्यूज आते हैं, उनको लिए है। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज़ जिनको हम कल्चर के बेसिस पे, समाज और कल्चर के बेसिस पे अलग करके रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए। जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ जिनका मतलब लोकेशन वाइज, जगह के हिसाब से हमने उनको बांट दिया है, उनके लिए। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। और डिज़ेबिलिटीज़, पता है डिज़ेबिलिटीज़ अभी काउंट किया गया है RPWD, so that is the right for persons with disability, right of persons with disability act 2016 में आया था। इसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटीज ग्रुप में 21 टाइप्स के डिसेबिलिटीज हैं, जस्ट लाइक ADHD, हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर जिसको बोला था कल, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम्स है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम्स है, सेरेब्रल पल्सी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लर्निंग इम्पेयरमेंट है, मेंटल रिटार्डेशंस है, और क्या है, दैट इज डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्क्रेफिया, ये सारे हैं। तो ये सबको हमने किस ग्रुप में रख दिया? डिसेबिलिटी से के ग्रुप में रख दिया। ये 21 कैटेगरीज के अंदर आता है। जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर, देखो एक फंड भी आता है GIF, ठीक है, दैट इज अ जेंडर इंक्लूजन फंड गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो जेंडर इंक्लूजन, जेंडर्स को सारे जेंडर्स को इंक्लूड करो सेम छत के नीचे और पढ़ाओ उन लोगों को एक साथ। इंक्लूजन फंड स्कीम, सारे लोगों को जोड़ने के लिए, डिसेबल्ड, नॉन डिसेबल्ड, नॉर्मल बच्चे, सबको जोड़ने के लिए हमें फंड स्कीम्स चाहिए। बिल्डिंग फ्री स्टैंडर्ड बोर्डिंग फैसिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथनिंग KGBBs, मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGBBs कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अप टू 12th क्लास तक। बिल्डिंग एडिशनल KVs एंड JNVs, जवाहर नवोदय विद्यालय और आपका केंद्रीय विद्यालय, ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे अभी और बनाना है ताकि बच्चे पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट में भी। बाईसाइकिल्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड सैनिटेशन एंड टॉयलेट्स, मतलब साफ सफाई भी किया जाएगा प्लस टॉयलेट ब्लॉक्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। अभी आ जाओ नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। गिफ्टेड स्टूडेंट को कैसे सपोर्ट करेंगे? एनकरेज गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, जो गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, उन टैलेंटेड हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देंगे और प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स को हम मॉडिफाई करेंगे, टू बी एनकरेज करेंगे। ओलंपियाड्स होगा, कॉम्पिटिशन्स होगा अक्रॉस द कंट्री, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे। NCERT एंड NCTE विल डेवलप गाइडलाइंस, इनके लिए गाइडलाइंस अलग से आएंगे। BEd प्रोग्राम्स टू अलाउ स्पेशलाइजेशन इन द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, इन बच्चों के लिए भी BEd एजुकेशन भी गिफ्टेड टाइप और स्पेशल टाइप का होता है, तो स्पेशली उनके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा वे से। अभी देखो वोकेशनल एजुकेशन में क्या बोला गया बाय 2025, ठीक है, और एक साल, ठीक है, बाय 2025 50% ऑफ द लर्नर थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू BE, मतलब वोकेशनल एजुकेशन उन लोगों को मिल जाना चाहिए। एटलीस्ट 50% लर्नर जो स्कूल और हायर एजुकेशन में है, उन लोगों को वोकेशनल एजुकेशन सिखा दो, ठीक है। नेक्स्ट 10 डे बैगलेस पीरियड होगा, 10 दिन के लिए बैगलेस पीरियड होगा क्लास 6 to 8 बच्चों के लिए, जो कि आएंगे स्कूल, प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज आसपास के एरिया में जाएंगे, वहाँ पे सीखेंगे, प्रोग्राम होगा, ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन मोड विल बी मेड अवेलेबल। देखो वोकेशनल कोर्सेज को ऑनलाइन में भी अभी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया जाएगा, जैसे लॉकडाउन में भी स्टार्ट किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट वोकेशनल नॉलेज डेवलपमेंट हुआ है, जो कि लोक विद्या बोला गया, लोक विद्या, important vocational knowledge development in India, freely accessible for students
विद द इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के साथ साथ इसका भी नॉलेज ले सकते हो, वोकेशनल एजुकेशन रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी दीक्षा, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो हाई क्वालिटी रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए, तो इसके लिए और एक ऐप बना था, तो वो है दीक्षा, ठीक है। दीक्षा का मेन थीम क्या है, देखो, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक नेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर और एक आया था डिजिटल प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है स्वयं, अनदर डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। एज पर NEP 2020 फॉर ऑफरिंग 4 years इंटीग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम, अभी जो आया था 4 साल वाला BEd, ठीक है, वो अभी क्या हुआ ना, स्पेशल एजुकेशन के लिए है, बट बहुत जल्दी नॉर्मल भी हो जाएगा, जो कि इंटीग्रेटेड अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट भी हो चुका है। और जो नहीं स्टार्ट हुआ है, बोलो कि PG के बच्चे क्या करेंगे, तो उनके लिए मे भी हो सकता है 1 year वाला BEd आए, या फिर कुछ कोर्सेस एडिशनल बन के आए, ठीक है। सो 4 years integrated teacher preparation program, all the teacher institutions will be required to convert to multidisciplinary institution by 2030। मतलब ऐसा है कि एक इंस्टीट्यूशन में सिर्फ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से चलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कर लो कि सारे इंस्टीट्यूशन को कन्वर्ट कर लो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में, ताकि हर टाइप का सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ सके बच्चा 2030 में। 2030 तक ये हो जाना चाहिए। टीचर रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जस्ट लाइक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कल भी है ओस्टेट का। NTA ये नेशनल जो टेस्ट एजेंसी है जो कि टेस्ट लेता है पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे, वो है। टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेट इज मैंडेटरी, ठीक है। मिनिमम 50 hours ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग पर टीचर पर ईयर, पूरे साल में, एक साल में एक टीचर को 50 घंटे का इन सर्विस ट्रेनिंग दिया जाएगा अपडेटेड करने के लिए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स बाय 2022, तो 2020 में NEP आया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अगर चेक करेंगे, इसका डेवलपमेंट हो जाना चाहिए टीचर्स के लिए 2022 तक, ठीक है। और 2 पॉइंट है, बता देती हूँ। एक होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, ठीक है, GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट फॉर सेकेंडरी लेवल, ये कितना हो जाना चाहिए, अराउंड आपका 50% हो जाना चाहिए बाई 2035, ठीक है। एंड आपका जो प्राइमरी लेवल में है वो 100% हो जाना चाहिए बाई 2030। ये पॉइंट्स हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेट का, पर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलेगा, वो KBS में पूछे जाते थोड़े हायर लेवल में। बाकी इतना पॉइंट्स है, लॉन्ग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये स्कीम है, स्कीम, थीम, ऐप, बहुत सारे सेंटर्स के नाम पर, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, तो सबको याद रखते हुए पूरा चल रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे MCQs भी मिल जाएंगे, प्लस आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना ही है एग्जाम के लिए। 16 मार्क्स का है, दोनों आपके क्या है ना, कभी कभी पेडागोजी पेपर में भी आ रहे हैं और कभी कभी आपके फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पेपर में भी आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र बच्चों के लिए ये किसमें आएगा, कंटेम्प्रेरी पेपर में आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इतना समझ आया? जल्दी बोलो, ये सुनो। ओके यस मैम। ओके, चलो फटाफट देखो तो ये क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं। देखो, रिपीटेशन स्ट्रेंथेन्स द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। देखो, इसके अंदर भी पढ़ाई समझाते हुए चलूंगी, ठीक है, बीच बीच में। ये सारा पोर्शन फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट है, ठीक। रिपीटेशन क्या कहता है, बार बार प्रैक्टिस करने से आपका कनेक्शन जो होता है स्टिमुली, आउटर फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, एंड उसके साथ रेस्पॉन्स देने का, उसका ऑपोजिट में क्या आएगा, रेस्पॉन्स आता है। रेस्पॉन्स देने का कैपेसिटी जो बिल्डअप होता है। व्हाट द लॉ ऑफ लर्निंग इज इट्स बेस्ड अपॉन, कौन सा लॉ यहाँ पे आएगा। देखो, लॉ ऑफ यूज आएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट आएगा, लॉ ऑफ प्रैक्टिस आएगा, या लॉ ऑफ रेडीनेस आएगा, ठीक है। फटाफट मैं बताते जा रही हूँ। देखो, यहाँ पे हिंट दिया गया रिपीटेशन, ठीक है। तो रिपीटेशन के वर्ड के अकॉर्डिंग मैच कौन सा कर रहा है, देखो, प्रैक्टिस, ठीक है। रेडीनेस का मतलब हो गया कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी टू डू समथिंग, ठीक है। इफेक्ट मतलब प्रभाव, यूज मतलब उसको अप्लाई करना, व्यवहार करना, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स को देखना अच्छे से, एंड प्रैक्टिस यहाँ पे आएगा, ठीक है। करेक्ट हो गया प्रैक्टिस। फटाफट समझते हुए चलो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है। क्रिटिकल पेडागोजी मतलब सोचना है,
आपके थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है, क्रिटिकल वे से सोचो, पूरा डिटेल वे से, तो टीचर, लर्नर, एजुकेशनल प्लानर, पेरेंट्स, कौन एक्टिव रहेगा? ऑब्वियस है लर्नर्स एक्टिव होंगे। ठीक है, कितना करेक्ट हो रहा है आप देखते जाना। ठीक है, लर्नर एक्टिव होंगे। नेक्स्ट, हु इज क्रिटिकल पेडागोजिक एजुकेटर? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दे रही हूँ। क्रिटिकल पेडागोजिक एजुकेटर 2 पर्सन ने किया हुआ था। ठीक है, बहुत सारे पर्सन है, एंड सबसे मेन अगर फादर ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी बोला गया, क्रिटिकल पेडागोजी बोलते हैं, ठीक है, पेडागोजी बोलोगे तो यहाँ पे पर्सन का नाम आ जाएगा पॉल फेरी। ठीक है, पॉल फेरी, पॉल फेरी आ जाता। अगर ऑप्शन में पॉल फेरी नहीं है, देन क्रिटिकल पेडागोजी एजुकेटर अगर क्वेश्चन आया उसके लिए ईरा शॉर आएगा, ईरा शॉर आएगा। ठीक है, ईरा शॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आपको पूछ के एक एक करने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक पार्ट में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हमें क्विक जाना है। एटलीस्ट 1-2 देख लो तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, क्योंकि टाइम नहीं है। बाद में हम फिर से कभी टाइम मिला तो और एक बार करके हम लोग सारा रिपीट करेंगे। सो यूजेस ऑफ TLM, इतना पढ़ा रही थी ना, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज नॉट एसोसिएटेड विद डैश, किसके साथ एसोसिएट नहीं है? टू मेक टीचिंग लर्निंग प्लीजरेबल, टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम, टू क्रिएट मोटिवेशन फॉर लर्निंग, टू टीच कॉन्क्रीट कंसेप्ट्स। ठीक है, क्या करने में ये हेल्प नहीं करता है, किसके साथ जुड़ा नहीं है? ये देखो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से टीचिंग लर्निंग बहुत ही प्लीजरेबल बनता है, बहुत अच्छा बन जाता है। टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम, ये रॉन्ग है। टाइम के साथ लर्निंग मटेरियल का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, ऑब्वियस है कि पढ़ाई अगर अच्छा से करवाना है देन TLM चाहिए। अगर मुझे क्लास ही कंप्लीट करना है, टॉपिक कवर अप करना है, तो वो 1-2 दिन में हो जाएगा। सो दैट ये नेगेटिव दिख रहा है ये 4 ऑप्शंस में से, सो इसलिए ये आंसर आपका हो गया करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, C एंड D भी पॉजिटिव टाइप है। नेक्स्ट, ए लर्नर विद द स्पेशल नीड्स, देखो स्पेशल नीड्स वाला क्वेश्चन इसलिए पढ़ाया था, लर्निंग डिफिकल्टीज वाला आया ना। ये लर्नर विद द स्पेशल नीड्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियर, किसमें डिफरेंट होते हैं? जिनका स्पेशल नीड्स होता है वो कैसे डिफरेंट होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं अपने कॉग्निटिव बिहेवियर में, वो डिफरेंट होते हैं अपने इफेक्टिव बिहेवियर में, वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर्स इन द टीचिंग लर्निंग बिहेवियर में, और ऑल ऑफ दीज ऑब्वियस है आंसर, ऑल ऑफ दीज आएंगे। वो किसी में भी अलग हो सकते हैं, वो कॉग्निटिव, उनके सोच समझने का कैपेसिटी अलग होता है, उनका फील करने का कैपेसिटी भी अलग है, एंड उनका टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी, बिहेवियर भी अलग होता है। तो उस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सारा करेक्ट है। पेडागोजी इज द साइंस ऑफ व्हाट? कोई बोल पाएगा? ऑप्शन देखो, पेडागोजी इज द साइंस ऑफ व्हाट? क्या सोच रहे हो? पेडागोजी का मतलब क्या बताया था? टू लीड आउट ए चाइल्ड। हाँ, टीचिंग। पेडागोजी नॉर्मली टीचिंग के साथ जुड़ा है, लर्निंग के साथ नहीं। आप एज ए टीचर लर्नर को या स्टूडेंट को लीड आउट करते हो, तो यहाँ पे टीचिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये टीचिंग के साथ जुड़ा है, लर्निंग के साथ नहीं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर लर्निंग में टिक करके आएंगे, रॉन्ग है, लर्निंग के साथ नहीं, टीचिंग के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, हु प्रोपाउंडेड द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, फटाफट बोले, कौन क्या था? जानते हो? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। पजल बॉक्स नहीं बोल रहा है, पजल बॉक्स स्किनर का है। और कंडीशनिंग थ्योरी किसने किया था? इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट में बांध दिया था डॉग को। अब हिंट भी दे दिया मैंने, बोलो फटाफट, क्विकली होना है। एरिक्शन का कंसेप्ट तो टोटल डिफरेंट है, कोलवर्क का मोरल डेवलपमेंट आएगा ही नहीं। सो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी किसी ने बोल दिया लर्निंग का, तो वो स्किनर है। अगर एक्सपेरिमेंटल टेबल बोलता वो पैवलोव होते, पजल बॉक्स भी बोलेगा तो स्किनर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कल ही बता रही थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। देखो हर एक पार्ट से क्वेश्चन रहता है, क्यों आप लोगों को पढ़ाया गया ये सोचो अभी। ठीक है, इसी साल आपको फिर से एग्जाम देना है जो नहीं दिए हो, सो उस अकॉर्डिंग याद करते चलो। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के हिसाब से लर्निंग के रिलेटेड, द ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन ए हायरार्किकल ऑर्डर। याद है ना, ऐसे हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज किया है, बताया था आपको। ठीक है, सो व्हाट नीड इज प्लेस्ड एट द टॉप? टॉप में किसको वैल्यू दोगे? टॉप में किसको वैल्यू देना है? खुद को देना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को समझना है। ठीक है, टॉप में कौन रहेगा? टॉप में मैं क्या समझ रही हूँ, एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअल पॉइंट में मैं कौन हूँ। ठीक है, ये टॉप में रहेगा, याद रखना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन
इज प्लेस्ड एट द टॉप। ये क्वेश्चंस करवाने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो कुछ तो करके जाओ, 50-100 क्वेश्चंस करके जाओ। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को आज जल्दी क्लास रखवा दिया, ठीक है, टाइम चाहिए बोल के मैं रखवा दी। अभी देखो आपके लिए फटाक से और एक क्वेश्चन आया। द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय रोगर्स रेफर्स टू डैश। ये कौन सा सेंटर्ड होगा? कंटेंट सेंटर, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, प्रोग्राम सेंटर। देखो एक्सपेरिमेंट करके कौन सीखेगा जल्दी? अंडरस्टैंड लेवल किसका बढ़ेगा? देखो मैंने हिंट दे दिया, फटाफट बोलो किसका बढ़ेगा? ऑप्शन लर्नर, वेरी गुड, लर्नर, राइट। चलो गुड, समझना पड़ेगा क्वेश्चंस, गुड, वेरी गुड, चल रहा है, सबका ठीक चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा आंसर मिल गया हमें लर्नर सेंटर्ड, ठीक है, हमारा आंसर हमें मिल गया लर्नर सेंटर। देखना क्वेश्चन अच्छे से समझना, उसके बाद ही आंसर देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट, कोई ऐसा कंडक्शन यूनिट जो रेडी है कुछ करने के लिए, फॉर इट डू सो इज सेटिस्फाइंग, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग। देखो स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन रह रहा है, इसलिए आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ने दिया जाता है। एंड ये बोला गया रेडी टू डू सो, यहाँ ही हिंट है, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिलेगा। कौन सा लॉ बन जाएगा बताओ? रेडी टू डू सो है, मैं करने से मुझे आई एम रेडी टू डू, रेडीनेस, गुड, रेडीनेस, ठीक है। ये देखो ऐसे समझना, पकड़ना पॉइंट क्या बोल रहा है, रेडी टू डू सो बोल रहा है या रेडी करना है, कुछ ऐसा करना है जो सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स आए। इफेक्ट मतलब प्रभाव आएगा, यूज मतलब उसको हम व्यवहार कैसे करें, डिसयूज मतलब उसका अपव्यवहार कैसे हो रहा है, मिसयूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which statement is not correct? देखो डेवलपमेंट फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आया है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Which statement is not correct? हमेशा देखना यहाँ पे नॉट लिखा गया है या करेक्ट लिखा गया है, ऑनली करेक्ट लिखा गया है या नॉट के साथ है। नॉट हुआ तो नेगेटिव ढूंढोगे, सो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ है, करेक्ट है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। मैम आपने तो बोला था कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं। अरे बेटा डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी तो आता है, ठीक है ना, तो ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है। सो इसलिए जब दोनों जुड़ गए तो ये डेवलपमेंट क्या बन गया? बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बट ये पॉजिटिव आंसर है, डी होगा आंसर, राइट, डी होगा आंसर, नहीं डी नहीं होगा, चेक करो, और थोड़ा मैं समझाते जा रही हूँ। देखो मैम बी मैम बी आंसर होगा, बी होगा। देखो और क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट। सबका डेवलपमेंट समान है क्या? इक्वल होता है क्या सब में? नहीं, यही नेगेटिव है। बाकी देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, याद करो प्रिंसिपल्स पढ़ा था, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, ये प्रोसीड करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, राइट, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट, बट ये नॉट में जाता है, नॉट करेक्ट, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फांट्स। कौन सा डाइट हमें चाहिए इन्फांट 0 to 2 years इन्फांसी पीरियड के बच्चों के लिए? नॉर्मल डाइट, मिल्क डाइट, फ्रूट जूस, मिल्क एंड अदर न्यूट्रिटिव डाइट। मैम बी और डी मैम बी, नो डी। 0 to 2 ना, 0 to 2 में बच्चा याद रखना 6 महीना के लिए वो मदर मिल्क पे डिपेंड होता है, 6 months के लिए ओनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं यही पे कंफ्यूज हो गई थी, हो गया मदर मिल्क में। बाकी का 1.5 साल वो क्या करेगा? अदर न्यूट्रिटिव डाइट लेगा। सेरेलैक अभी खा रहा है बच्चा, खाते हैं, प्लस जैसे एप्पल का आप बॉईल करके एप्पल दे दिया, फ्रूट दे दिया, या फिर कैरेट दे दिया, कुछ भी बॉईल करके हम लोग दे सकते हैं, बॉयल दाल, राइस, सब कुछ दिया जाता है, तो ये आपका डी ऑप्शन होगा। मिल्क डाइट लिख दिया तो ओनली 2 साल तक बच्चा मिल्क डाइट पे जिंदा रहेगा, अब उसका ग्रोइंग स्टेज है, उसके बाद वो स्कूल जाने वाला है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द स्टेज ऑफ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बोलो नए हैं, डेवलपमेंट से अभी हो गया 3 क्वेश्चंस, सोचो, इसलिए इतना रिपीट किया जाता है, इतने धीरे धीरे आराम से पढ़ाया गया था, ठीक है। प्रीनाटल फिर से आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आपका बर्थ मतलब पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका बीच वाला नाटाल, बर्थ पीरियड है नाटाल से पहले प्री नाटाल, ठीक है, ये पोस्ट नाटाल पीछे वाला। सो बर्थ से पहले प्रेगनेंसी पीरियड आता है, यहाँ पे बर्थ पीरियड आता है, एंड पोस्ट नाटाल में हम सब अभी तक है,
ठीक है। सो बोल रहा है कि डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ऑब्वियस है प्रेगनेंसी पीरियड से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड से ही स्टार्ट हो गया है, मतलब मदर के वूम से ही वो स्टार्ट हो जा रहा है, इसलिए प्रीनाटल इज द आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट सोशल ग्रुप विथ व्हिच ए चाइल्ड कम्स इन कांटेक्ट विथ। देखो फर्स्ट सोशल ग्रुप फैमिली। फैमिली, मैम फैमिली। ये किसका क्वेश्चन है बताना, सोशलाइजेशन राइट, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन। देखो सारे से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, सारा पढ़ चुके हैं हम लोग सोशलाइजेशन। देखो अगर फर्स्ट बोल दिया ना, फर्स्ट मीन्स प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी भी लिख दिया, प्राथमिक लिख दिया, हिंदी में उड़िया में कुछ भी, तो आप देख लेना ये हो गया आपका फैमिली। उसके बाद स्कूल आएगा, उसके बाद स्कूल आएगा, वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी याद रखना। चलो नेक्स्ट, व्हिच वन इज नॉट ए सोशल नीड ऑफ एडोलेसेंट। कौन सा ऐसा सोशल नीड है जो एडोलेसेंस को नहीं चाहिए, स्टेटस, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, अफेक्शन। चलो मैम अफेक्शन क्या नहीं चाहिए एडोलेसेंस पीरियड में, क्या नहीं चाहिए, बी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ओके। सुनो सुनो मैं आप लोगों को और एक हिंट देती हूँ, इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस तो चाहिए, फ्रीडम वो नीड करते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, वो चाहिए, स्टेटस भी वो चाहिए, स्टेटस भी चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर, अचीवमेंट। बच्चों को अभी ना एडोलेसेंट पीरियड में जब टीनेजर्स रहते हैं उनको कुछ मतलब नहीं रहता है, वो पास होते फेल होते कोई मतलब नहीं रहता है, जब टीन से 20s में पास करते हैं तभी उनको फील आता है कि हमें कुछ मिलना चाहिए था, कुछ अचीवमेंट करना है, कुछ पाना है, वो चीज़ समझो, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन समझोगे, बच्चों का क्या कैरेक्टर है, उस एज के बच्चों को थिंक करो, माइंड में लेके आओ। चलो 116 क्वेश्चन में आ गए हैं। At which stage of development ये child usually appears at the HSC examination। देखो अब नहीं बोल पाए तो गया। चलो HSC एग्जाम 10th क्लास, 10th क्लास, लेटर चाइल्डहुड 10th। अरे देखो लेटर चाइल्डहुड कैसे होगा, देखो चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, हाँ एडोलेसेंस, इन्फेंसी आपका 0 to 2 years का, राइट, एडोलेसेंस ही होगा, गुड। चाइल्डहुड आपका है 2 to आपका आ गया 11 तक, ठीक है, एडोलेसेंस आ गया 11 to लेके पूरे टीनेजर्स, मतलब 19 18 प्लस पकड़ लो, ठीक है, इसी एज में हम लोग 10th क्लास देते हैं ना, 10th क्लास देते हैं, ठीक है, एडोलेसेंस आया बस। चलो 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ, देखो पूरा फर्स्ट यूनिट से 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे, अब आंख बंद करके कल के एग्जाम में आप लिख के आना, और अच्छे से समझ के, इतना मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर इन आइडेंटिफाइड होना चाहिए था, हाँ आइडेंटिफाइड होना चाहिए था, आइडेंटिफाइड बाय डैश, आइडेंटिफाइड होगा, वहां पे लिखा गलत गया है। 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल, राइट, इंटेलेक्चुअल, गुड गुड गुड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ गया ना, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, आ गया, पियाजे, राइट, पियाजे आ गया, चलो गुड गुड गुड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड अच्छे से समझना, डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन साइज ऑफ लिम्स, इंक्रीज इन फंक्शन ऑफ लिम्स, डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, थोड़ा सा देखो हम बोल रहे हैं कि मैम डी इंक्रीज इन फंक्शन ऑफ लिम्स, फंक्शन ऑफ लिम्स हमने क्या पढ़ा था, देखो साइज में बढ़ गया, वेट में बढ़ गया, हाइट में बढ़ गया, ये तीनों ग्रोथ है ना, ग्रोथ है, राइट। ये बोल रहा फंक्शन में, फंक्शन बोल रहा है काम करके दिखाएगा, फिजिकल मूवमेंट, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका डेवलपमेंट आया, ठीक है, समझो। हाइट वेट साइज ये ग्रोथ का पार्ट है, हाइट वेट साइज ये ग्रोथ का पार्ट है, फंक्शन मूवमेंट मोटर डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर फाइन मोटर ये आपका आ जाएगा डेवलपमेंट। तो ये बोला गया कौन सा चीज है जो डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है, तो ये वाला स्पेशली। चलो नेक्स्ट, एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड इज ईगोसेंट्रिक, नहीं बोल पाए, कल के क्लास में भी समझाया था, बोलो ईगोसेंट्रिक, मैम बी मैम नहीं बी इज करेक्ट, सी नहीं जाओ, बी इज करेक्ट। याद करो 4 स्टेज, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में 3 पॉइंट्स, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, सेंट्रेशन, ठीक है, मेरा चीज मेरा है, मैंने आपको हिंट दिया था, मेरे फादर है, ये मेरी मदर है, मैं नहीं दूंगा, मैं खेलूंगा, ये पॉइंट आया था आपका ईगोसेंट्रिज्म में। चलो ये प्री ऑपरेशनल पीरियड होगा,
ये प्री ऑपरेशनल पीरियड अगेन बोल दूं, ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आता है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आता है, अर्ली चाइल्डहुड, ओके, अर्ली चाइल्डहुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इमोशन? देखो इजी क्वेश्चन है, बोल दो। अच्छा, जेलेसी। जेलेसी, ए। वेरी गुड। जेलेसी, इसको और समझाना मुझे नहीं पड़ेगा, बाकी सारे पॉजिटिव है। आप क्यूरियस होते हो तो अच्छे काम करते हो, प्लीजर होते हो तो आपका मन बहुत ही आनंद में रहता है, सुख मिलता है, अफेक्शन, प्यार, लव, क्लोजनेस मिलता है, तो जेलेसी इज अ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचर सेंटर्ड लर्निंग? देखो आ गया, मेथड्स आ गए, मेथड्स आ गए, मेथड्स आ गए, ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा टीचर सेंटर्ड लर्निंग नहीं है? लर्निंग बाय डूइंग नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनिंग, डिस्कसिंग, कौन सा होगा बताओ, कौन सा होगा मैम? ए सुनो, क्वेश्चन देखो पहले, अरे क्वेश्चन देखो, नॉट बोला जा रहा है, आप लोग यस में आंसर दे रहे हो, इसी में गलती होगा कल के एग्जाम में, यही गलती होगा सबका। देखो क्या है, एक्सप्लेनिंग कौन करता है? टीचर करते हैं। डिस्कशन कौन करता है? टीचर करते हैं, राइट। डेमोन्स्ट्रेशन भी टीचर करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग स्टूडेंट करते हैं। ए होगा, लर्निंग बाय डूइंग। समझो, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाए। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? मोटिवेशन क्यों चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? क्यों आप लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ? देखो, वेट, इट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, it identifies the methods of teaching, it reinforces the learner's behavior, it identifies the learner's weakness. मोटिवेशन क्यों चाहिए? क्या फंक्शन करता है? मुझे पता है। कौन सा होगा? कौन सा होगा करेक्ट? और एक बार, हाँ सी होगा, करेक्ट है, सी होगा, सी होगा, ठीक है। भाई 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 क्या हो जा रहा है? ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं सी कैसे होगा? हाँ मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आराम से। देखो, अगर मैं बोलूँ मोटिवेशन आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग के उद्देश्य को पूरा करता है, ये नेगेटिव है। मोटिवेशन सबको दे सकते हैं ना, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, राइट? किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं हम, ठीक है। सो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ मोटिवेशन एक मेथड्स ऑफ टीचिंग है, पढ़ा था क्या कभी मोटिवेशन को मेथड्स ऑफ टीचिंग में? कभी सुने हो? नहीं, नो। बट देखो, इट आइडेंटिफाइज लर्नर्स वीकनेस। मोटिवेशन से मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, क्या आपकी वीकनेस जानने के लिए? नहीं, आपको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये ना आपका देखो रीइंफोर्सेस होगा, रीइंफोर्स मतलब रिवार्ड। मोटिवेशन से आप पॉजिटिवली मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो रीइंफोर्सेस द लर्नर्स बिहेवियर, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है, समझ आया? चलो यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडक्टिव डिडक्टिव से क्वेश्चन आ गया, इंडक्टिव डिडक्टिव से क्वेश्चन आया है। द इंडक्टिव अप्रोच टू द फॉर्मेशन ऑफ कंसेप्ट्स अकॉर्डिंग टू द ब्रूनर कंप्राइजेस 4 स्टेप्स, ठीक है। ब्रूनर का कंसेप्ट नहीं पढ़े हो इसलिए मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। इंडक्टिव अप्रोच के हिसाब से बोला गया है कि ब्रूनर के कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। 4 स्टेज का नाम दिया गया, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स, टेस्टिंग, जनरलाइजेशन। आई थिंक सो मैंने पढ़ाया हुआ है शॉर्टकट, हाँ कल के क्लास में या कब के क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है इसको। एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स, टेस्टिंग, जनरलाइजेशन, इसका सीक्वेंस बताना है हमें, ठीक है। इसको मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, इसको मैं बताऊंगी, ठीक है। इसको याद रखना, पहले आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। इंडक्टिव बोला गया ना, इंडक्टिव में क्या करते हो? एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है, याद रखना है। तो पहला हाँ बी होगा, तो 2 आएगा, 2 के बाद आएगा हमारा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, हाँ तो एनालिसिस होगा। एनालिसिस के बाद हम टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, सॉरी जनरलाइज करना स्टार्ट करेंगे, देन उसको टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। सो दिस वन, ऑप्शन बी 2 1 4 3, 2 1 4 3। पहले होगा एग्जाम्पल्स, प्रेजेंट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर जनरल आइडिया निकालेंगे, फिर उसको टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया, कल के क्लास में हो रहा था। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन डैश। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब बिल्डअप, कोई चीज को बनाना, निर्माण करना, उस अकॉर्डिंग। द रोल ऑफ द लर्नर इन इमिटेशन, द रोल ऑफ द लर्नर इन मेमोराइजेशन, द रोल ऑफ द लर्नर इन इमेजिनेशन, द रोल ऑफ द लर्नर इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज आउट ऑफ ओन एक्सपीरियंस। थोड़ा सा अच्छे से देखो, मैं बता देती हूँ, मैं पहले कंसेप्ट बता देती हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है, वो थ्योरी किस चीज के ऊपर फोकस करता है?
वो फोकस करता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है कि आपका न्यू नॉलेज गेन करना। कहाँ से गेन करोगे? सोसाइटी से गेन करोगे। किसका यूज करके गेन करोगे? अपना कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का इस्तेमाल से यूज करके आप गेन करोगे। तो नॉलेज गेन कहाँ से करते हो बताओ? कौन सा स्टेप में लिखा गया नॉलेज गेन करना? नॉलेज गेन करना, न्यू नॉलेज। समझ आया अभी? डी, ऑप्शन डी। सो दैट ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड सुना, यहाँ पे 2 पर्सन का नाम इंपॉर्टेंट था। कल का वीडियो देख लेना, जाने से पहले बोल रही हूँ। 2 घंटा बैठ जाओ आराम से, ठीक है, खाना पीना खा के 2 घंटे में 2-3 दिन हम लोग पेडागोजी कंटिन्यू करें ना, उसका वीडियो आराम से देखो आज तक का, अगेन रिवाइज करो एंड कल के एग्जाम में जाना। 50 के 50 मार्क्स के क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें सब कुछ मैंने बता दिया है जितना है। यहाँ पे क्या बोला कि कंस्ट्रक्टिविज्म, याद रखना कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी 2 पर्सन ने दिया था। 2 नहीं, एक्चुअली बहुत है, बट इंपॉर्टेंट वर्ड्स के अकॉर्डिंग 2 है। एक है जीन पियाजे, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग तो जानते हो कि आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के थ्रू नॉलेज लिया जाएगा। और एक पर्सन है लेव वाइगोट्स्की, लेव वाइगोट्स्की। तो लेव वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग नॉलेज कहाँ से लेते हो? सोसाइटी से। कंस्ट्रक्शन कहाँ से होता है नॉलेज का? सोसाइटी से। जब सोसाइटी में आप इंक्लूड होते हो, एक दूसरे के साथ मिलते हो, ओपिनियन शेयर करते हो, थॉट शेयर करते हो, तो वहाँ से न्यू नॉलेज आपका गेन होता है। वही यहाँ पे पॉइंट बोला गया था, द रोल ऑफ लर्नर इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज आउट ऑफ ओन एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस का यूज करके सोसाइटी में जब एडजस्ट होने गए तब न्यू नॉलेज हमें मिलना स्टार्ट किया। यही कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। चलो फटाफट, अभी समझा दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की इज, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अभी बताया था ना, ठीक है। वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग क्या है? एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विद द अदर्स, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज ड्यूरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बोले, आंसर यही है। ट्रांजेक्शन मतलब हो गया इंटरेक्शन। एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज रीडिंग सप्लीमेंट्री बुक्स। सबसे अप्रोप्रिएट जानते हो, ये सबसे होता है, ये होता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आंसर्स चारों के चारों करेक्ट है, ठीक है, चारों के चारों करेक्ट है, बट सबसे अप्रोप्रिएट 75% अगर करेक्ट कोई किसी ने बोला तो ये है, ठीक है। उसके बाद ये 25 में चल रहा है, सारा 25 में है, ठीक है, बट ये आपका 75% करेक्ट है। आप जितना बाहर जाओगे, लोगों के साथ मिलोगे, जितना स्किल्स देखोगे, वो सब डेवलपमेंट सोसाइटी से ही होता है, तो इसलिए फर्स्ट वन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखो नॉट वाले क्वेश्चन कितने टाइम आ रहे हैं, नॉट वाला क्वेश्चन 3-4 टाइम्स आ गए हैं, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? हिंट लगाओ, मैं ऑप्शन दूंगी, करेक्ट करूंगी। एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइजर। मैं बता दूं, आप लोग पहले गेस कर लो। मैम ए, एजुकेशन गाइडेंस। हाँ करेक्ट है। सो मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, ये करेक्ट आंसर है, अभी बता देती हूँ कि एजुकेशनल मैनेजमेंट में 3 पार्ट आते हैं। पहले प्लानिंग बनाना, प्लानिंग के बाद सुपरवाइज करना, एंड उसको कौन चलाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन चलाएगा। ये 3 पार्ट आते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट। कौन सा नहीं आता? वो है एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस तो टीचर्स देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में वो आएगा नहीं, ठीक है। सो ये याद रखोगे, ये एजुकेशनल मैनेजमेंट से, स्कूल मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी देखो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डैश, कैसे होना चाहिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बहुत बार बोला गया ना, अगर आप लीडरशिप कैरेक्टर देखते हो, आपका सोसाइटी देखते हो, तो कैसा होना चाहिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वही है आंसर। सारा चीज वैसे ही होना चाहिए, जानते हो आप लोग? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, गुड, डेमोक्रेटिक, जो सबके लिए हो, ठीक है, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, उसी को हम लोग बोलेंगे ना। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डेमोक्रेटिक, जो सबके लिए सोचे, अकेले खुद के लिए नहीं, सबके लिए सोचेगा, स्टूडेंट्स का बेनिफिट भी, स्कूल का बेनिफिट भी। चलो, व्हिच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डेमोक्रेटिक में नहीं आएगा? हिंट दे रही हूँ, डेमोक्रेटिक बोल रहा है एंड नॉट लगा हुआ है, नॉट बोला गया है, यस में मत ढूंढना। कोऑपरेशन डेमोक्रेशन में रहता है, डेमोक्रेटिक रिलेशन में। और क्या रहता है बताओ? इंटीग्रेशन भी रहता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी रहता है। डी नहीं रहता, इम्पोजिशन नहीं रहता है,
खुद के अकेले के बारे में नहीं सोचोगे या किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करोगे, टारगेट नहीं करोगे, ठीक है। सो दैट डी इज करेक्ट। पहले मार्क करना, क्वेश्चन रीड जब भी कर रहे हो ना, पहले मार्क करना नॉट लिखा है क्या, उसको राउंड करना, फिर यहाँ पे पेंसिल पकड़ के पहले देखना क्या क्या पॉजिटिव लग रहा है, क्या क्या नेगेटिव लग रहा है। नॉट मतलब नेगेटिव। टैगवर्ड बताया था ना, टैगवर्ड बताया था मॉर्निंग के क्लास में सेशन में, तो वहां से समझोगे टैगवर्ड क्यों बताया था, नॉट क्या है, इंक्लूजन क्या होता है, एक्सक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन नेगेटिव है, इंक्लूजन पॉजिटिव है, तो वैसे समझ समझ के करना पड़ेगा, तब आपका करेक्ट आएगा हमेशा। चलो नेक्स्ट, व्हिच वन इज नॉट एसोसिएटेड विद द रोल ऑफ ए टीचर। रोल ऑफ ए टीचर बोला गया, नॉट 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 नॉट, परफेक्टली देखना, नॉट लिखा गया है। फैसिलिटेटर एक टीचर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर राइट, फिलोसोफर भी होंगे, फ्रेंड भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे। सो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, ठीक है। चलो, फैसिलिटेटर जो फैसिलिटीज देता है, फिलोसोफर जिसके पास नॉलेज है, फ्रेंड ऑब्वियस एक टीचर फ्रेंड होते हैं सबके, ठीक है, वो गाइड करते हैं, उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर डांटते भी हैं, मोटिवेट भी करेंगे, हर एक चीज करेंगे टीचर, तो उस अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज कंसिडर्ड एज द कोर ऑफ स्कूलिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अभी पढ़ के गए थे होलिस्टिक डेवलपमेंट, देखो कौन सा ऐसा चीज है जिसको हमने स्कूल का कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए कोर बोला है उसको, करिकुलम होगा मैम। राइट, वेरी गुड, समझ गए। चलो करिकुलम, इसलिए करिकुलम वाला पोर्शन भी पढ़ा है कि करिकुलम सारा चीज को कंटिन्यू करता है, मतलब कंसिस्ट करता है, उसके अंदर सब कुछ है, कंप्राइजेस ऑफ मेनी थिंग्स। इवैल्यूएशन भी हो रहा है, असेसमेंट भी हो रहा है, टीचिंग मेथड्स भी है, टीचर प्रोसेसिंग भी हो रहा है, टेस्ट कैसे होगा, बच्चों का डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है, इसलिए करिकुलम बिगर पॉइंट पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द टेस्ट आइटम। देखो पढ़ाया था टेस्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कैसे होता है, या टेस्ट के स्टेप्स भी पढ़ाया था, अचीवमेंट टेस्ट में भी ये स्टेप्स पढ़ाया गया था। बताओ, डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब भेदभाव करने का, जो दो टेस्ट अलग है, ए और बी दो टेस्ट मटेरियल है, दोनों अलग है और उसके वैल्यूज अलग है, वो टेस्ट आइटम्स कैसे कौन से स्टेज में डिसाइड करते हो, प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्राई आउट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक 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 चल रहा है, क्या सोच रहे हो, प्लानिंग में नहीं होगा, प्रिपरेशन मतलब मटेरियल बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर देना, इम्प्लीमेंट लॉ बनाना, इसलिए ये ट्राई आउट होगा। ट्राई आउट मतलब उसको अप्लाई करना, ट्राई आउट का मतलब हो गया अप्लाई करना, ठीक है, अप्लाई, ट्राई आउट का मतलब हो गया अप्लाई करना, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये तो बोल देना चाहिए, कल ही पढ़ाया है, कल भी पढ़ाया था, उससे पहले भी पढ़ाया है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट, देखो हो जाना चाहिए, सामने पढ़ा हुआ है, आंसर सामने है पूरा, बोलो अभी कौन सा डेवलपमेंट वो करेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा मैम। वेरी गुड वेरी गुड, होलिस्टिक डेवलपमेंट। चलो होलिस्टिक डेवलपमेंट, अभी फिर से और एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो आपका जो बीएससी ओडिशा फॉर एचएससी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ठीक है, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम कौन सा है, व्हाट टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय बीएससी ओडिशा फॉर एचएससी एग्जामिनेशन। एक हिंट दे रही हूँ, क्या है, एब्सोल्यूट होगा, राइट। देखो एक चीज है, ये क्वेश्चन 2016 में आया था, ठीक है, एंड मेरे टाइम में भी आया, मतलब मैं एग्जाम दी थी आई थिंक 2021 में, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मैंने 21 में अपेयर किया था ये एग्जाम, ठीक है, उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन था, कोई एक पार्ट में ये क्वेश्चन था, रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए जितना हो पाएगा हम लोग आज करेंगे। और एक दफ़ा मैं बोल रही हूँ, जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे से सुन के जाना, ठीक है, उतना सुन के जाओ, उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, श्योर मिलेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लूप्रिंट। देखो ब्लूप्रिंट आ गया, ब्लूप्रिंट आ गया, ब्लूप्रिंट मतलब क्या है पता है, ब्लूप्रिंट ऐसा होता है जो कि एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लो, ब्लूप्रिंट ना 3D होता है, 3D याद रखना, 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है, ये ना वन काइंड ऑफ स्कीम है, ठीक है, या फिर फ्रेम है, फ्रेम आउट, किसको फ्रेम आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, फ्रेम आउट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन पेपर को वेटेज कितना देना है, कितना डिफिकल्टी लेवल होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा और क्या होगा, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स किस में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, दैट इज योर, बोल क्या रहा है, देखो क्वेश्चन देखो, नॉट में है, नॉट में है, बार बार बोलो, नॉट में है,
देखो वेटेज इंपॉर्टेंट है, ब्लूप्रिंट में मार्क रहता ही है, कितना परसेंटेज में एक क्वेश्चन को हम वैल्यू देंगे वो इंपॉर्टेंट है, रहता ही है। वेटेज टू द डिफिकल्टी लेवल, ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को ही सिर्फ मार्क दिया जाता है कि क्वेश्चन पेपर में, सोचो नहीं ना, सबको देते हैं, इजी क्वेश्चन भी होता है तो हार्ड क्वेश्चन भी होगा, तो उस अकॉर्डिंग ये आपका आएगा आंसर। बाकी देखो वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्वियस है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में वेटेज रहेगा, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 मार्क के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 मार्क के, ऐसे टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स से, ऐसे गिवन होगा, ये गिवन नहीं होता है। रिलेटिव वेटेज टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इसको भी मार्किंग दिया रहता है, बट ये नहीं रहता ब्लूप्रिंट में। ब्लूप्रिंट में डिफिकल्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं होते, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सबके मार्क्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, मैम एक बार फिर से फुल फॉर्म क्या है? कौन सा जो कैप लिखे में मुख्य फुल फॉर्म क्या है कैप का? भूल गए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सॉरी कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, याद है? ओके मैम, ओके चलो। व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द ओ स्टेट, आप लोग एग्जाम देने वाले हो कल, कौन सा टाइप ऑफ है बताओ, सोचो, मैंने आपको पढ़ाया है, फॉर्मेटिव नहीं है ये, क्या प्लेसमेंट गुड, प्लेसमेंट है, डायग्नोस्टिक भी नहीं है, सबमेटिव भी नहीं है, ठीक है, सबमेटिव हमारा ओवर हो चुका है, बीएड के बाद ऑटो होगा ही नहीं सबमेटिव, ओनली प्लेसमेंट है, आपको एक पोजीशन देता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहा है, तो ये प्लेसमेंट है, स्थान दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए कल लर्निंग भी पढ़ाया था आपको, लर्निंग पढ़ाया, टीचिंग पढ़ाया, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक, इट टेक्स प्लेस ओनली इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, क्या लर्निंग सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में करते हैं क्या, सोचो, नो मैम, नो। और बाकी के आंसर देखते हैं, इट इज गोल डायरेक्टेड, पॉजिटिव है ना, आंसर पॉजिटिव है, राइट। इट इज कंप्रीहेंसिव टाइप, डिटेल वे में चलता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तभी तो लर्निंग पॉसिबल है, बट ये क्वेश्चन है नॉट में अगेन, तो नॉट बोल दिया मतलब ए होगा आंसर, राइट, आंसर ए, आंसर राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आया ओस्टेट के रिलेटेड, ए कैंडिडेट इज वर्किंग हार्ड टू क्वालिफाई द ओस्टेट, द कैंडिडेट इज सेड टू हैव बीन मोटिवेटेड, कैसे मोटिवेटेड हो जाना चाहिए उस पर्सन को, अंदर से होगा, बाहर से होगा, इंडिविजुअली होगा, एक्सपीरियंशियली होगा, इंट्रिंसिकली मतलब अंदर से, एक्सट्रिंसिकली मतलब बाहर से, चलो देखते हैं, राइट, चलो राइट आंसर, इंट्रिंसिकली समझ लो, इंट्रिंसिकली अंदर से होता है, एक्सट्रिंसिकली बाहर से होता है, इंडिविजुअली सबको क्या इंडिविजुअली मोटिवेटेड करना है, नहीं, एक्सपीरियंशियली सिर्फ एक्सपीरियंस लेके एग्जाम देने जाओगे क्या, नहीं, पढ़ना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग हमें अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए, पावर अप होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया, देखो ये देखो लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन आ गया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से ये जो कर रहे हैं ना आज 50 क्वेश्चन हो गए, और एक सेट में करवाऊंगी, और एक सेट करवाऊंगी जो लास्ट 2022 में आया था, ठीक है, बाकी का टाइम तो होगा नहीं, बाकी ये दोनों से भी आपको मैं श्योर शॉट हूँ क्वेश्चंस मिलेंगे, रिपीट होंगे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ठीक है। देखो व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल, जब पहले जो सीखा था वो लर्निंग कोई भी डिफरेंस नहीं दे रहा है इस लर्निंग प्रोसेस में, सोचो अभी जो आप लर्नर हो, सोचो आप ए हो और आपने पहले से सीखा हुआ था जेड को, जेड कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा ए के ऊपर, तो इस टाइप के लर्निंग को क्या बोलोगे, समझाया था आपको, जीरो ट्रांसफर, एब्सोल्यूट ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, ठीक, मतलब वो पॉइंट बताया था ना, लर्निंग कोई हेल्प भी नहीं करेगा और हिंडरेंस भी नहीं करेगा, ठीक है, नाइदर हेल्प यू, ना ही बाधा बन रहा, मतलब हिंडरेंस द लर्निंग ऑफ इन अदर फील्ड, तो उसको हम जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, ये होना चाहिए इसलिए लिखवाया था सारा आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, वाटसन, याद रखना वाटसन का ना ये पहले ही रॉन्ग है, ऑपरेंट कंडीशन किसने दिया था बताओ, ये है ना पैवलोव ने दिया था, पहला ही गलत हो गया, वाटसन वाला तो गलत ही है, पैवलोव, अच्छा ऑपरेंट बोल रहा है, सॉरी ऑपरेंट तो स्किनर है, राइट, अभी करके आए थे,
अरे भाई मिस्टेक मेरा ही हो गया। मैम ए होगा आंसर। हाँ, कोलर देखो, कोलर इनसाइट थ्योरी, अभी सुन लो, कोलर इनसाइट थ्योरी याद रखना। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट है, कोपका, कोलर, वर्दीमियर। कोपका, कोलर, वर्दीमियर। मंकी के ऊपर हुआ था, मंकी का नाम है सुल्तान। एंड ये 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे, याद आया? बनाना था, एक कैस था, बॉक्स वाले और बम्बू वाले, याद आ रहे? बम्बू स्टिक को कैसे जोड़ के करना है, कैसे बनाना को तोड़ना है, ये सब किया गया था। कोलर इनसाइड थ्योरी बोलते हैं, और इसको जेस्टाल्ट थ्योरी बोलते हैं। जेस्टाल्ट, याद करना, जेस्टाल्ट थ्योरी, जेस्टाल्ट थ्योरी, GESTALT। अभी देखो नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर, करेक्ट है। पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, करेक्ट है। ये तीनों करेक्ट है, ये रॉन्ग है, मतलब नॉट बोला गया है, तो हमारा आंसर ये है, ए। अच्छा बताओ, वाटसन कौन सा थ्योरी निकाले थे? बिहेवियरिज्म, याद करोगे? बिहेवियरिज्म याद रखना, ठीक है? बिहेवियरिज्म, ठीक है? चलो नेक्स्ट। क्रिटिकल पेडागोजी, अभी बताओ तो, मैंने आज क्रिटिकल पेडागोजी में 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। इस पोर्शन में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चंस क्रिटिकल पेडागोजी के थे, याद करो, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है, क्रिटिकल पेडागोजी के फादर कौन है? बोला था पॉल फेरी, याद रहा? पॉल फेरी। क्रिटिकल पेडागोजी का थिंकिंग क्या होता है? पूरा डिटेल थिंकिंग, वो लर्नर सेंटर्ड है। ओके, अगर पॉल फेरी नहीं रहा तो ईरा सैनन होगा, ठीक है? ईरा शैरोन होगा। ओके, देन क्या हो गया? द क्रिटिकल पेडागोजी एमसेट किस पे फोकस करता है? देखो ये क्वेश्चन, पता है, ये यही सारे क्वेश्चंस को लेके आपके जो टेक्स्ट बुक ऐप है ना, टेक्स्ट बुक ऐप, डिफरेंट जो ऐप्स बने हैं उसमें क्वेश्चन इसी सबको देते हैं और इसी का ही पैसा लेते हैं, ठीक है? इसको आप ऐसे प्रिपेयर कर दो तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, ठीक? सो क्रिटिकल पेडागोजी किस पे फोकस करता है? सोचो, मैं बोल दूं, क्रिटिकल पेडागोजी फोकस करता है आपको चैलेंज लेने के लिए। लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर को जितना चैलेंज दोगे उतना वो एक्सप्लोर करेगा, याद रहेगा? क्रिटिकल, डिटेल्ड, चैलेंज, ओके? सो क्रिटिकल पेडागोजी एम्स एट किस पे फोकस करेगा बताओ? अब सोचो किस पे फोकस करेगा? मॉनिटर करने में बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, स्ट्रेंथन करने में, या फिर टू डू अवे विद द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन और रैशनलाइज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन? कौन सा होगा? सोचो। डी होगा। डी नहीं, डी नहीं होगा। हाँ मैम, डी नहीं, दिस वन। ओके मैम, ठीक है। मॉनिटर मतलब सिर्फ देखना कैसा क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि खुद से परफॉर्म करना है, चैलेंजेस लेके खुद से परफॉर्म करना है, ठीक है? चैलेंजेस लेके खुद से परफॉर्म करना है। तो टू डू जहाँ पे डू आ गया मतलब खुद से ना करना, कोई चीज़ करके दिखाना, डूइंग, साइकोमोटर डोमेन आ जा रहा है, तो इसलिए ये होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, एक क्रिएटिव लर्नर वन हु इज गुड एट डैश, किसमें वो एक क्रिएटिव लर्नर किसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, किसमें अच्छा होगा बताओ? मैथमेटिक्स, लिटरेचर, सेंट्रल थिंकिंग में। राइट, लेटरल थिंकिंग, गुड। लेटरल थिंकिंग में, साइड बाय साइड थिंकिंग में स्ट्रांग रहेगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग affects the development of self concept of the adolescent? self concept of the adolescent effect बोल रहा है, क्या होगा? सक्सेस, फेल्योर, एक्सेप्टेंस, अचीवमेंट। सेल्फ कंसेप्ट, कब आप खुद के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट करते हो? जब आप क्या हो जाते हो? फेल्योर हो जाते हो, ठीक है? इफेक्ट बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव फील आता है, लो फील करते हो, वो है आपका फेल्योर। तो बाकी चीजों में देखो पॉजिटिव है। जब आपको क्वेश्चन ना समझ आए ना, ऑप्शंस में पहले अच्छे से देखना, हाँ सक्सेस पॉजिटिव वर्ड है, एक्सेप्टेंस पॉजिटिव है, अचीवमेंट पॉजिटिव है, फेल्योर नेगेटिव है, वैसे करके टिक मार के आना, अगर क्वेश्चन ना समझ आया तो करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गिलफोर्ड, एनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, गिलफोर्ड दैट इज योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आएगा, एंड मैंने पढ़ाया हुआ था, ठीक है? पढ़ाया हुआ है आप लोगों को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, याद करो आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज़, एक लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ाया गया है, याद आ रहा है? आपके डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज थे, यूनिफैक्टर थ्योरी, ट्राइकिक थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, उसमें गिलफोर्ड के भी थ्योरी थे। सो वहाँ पे मेंशन क्या है मैं याद करवा रही हूँ, एक बॉक्स वाला एक ऐसा डायग्राम था, याद आ रहा है कुछ ऐसे? ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट, ऐसे मार्क्स। मैम ए होगा क्या? ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट होगा क्या? ऑपरेशन कंटेंट एंड प्रोडक्ट होगा, राइट? ऐसा ही डायग्राम था, बुक में आज देख के जाना, ऐसा डायग्राम प्रेजेंट है। गिलफोर्ड, एनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ 3 कंपोनेंट। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेशन,
कंटेन प्रोडक्ट, ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखो गिलफोर्ड के कंसेप्ट में 3 कंपोनेंट है, ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट, ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट। ये बोल दो मुझे, अभी क्वेश्चन बोला था ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है मैम, ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है ये तभी प्रिपेयर कर सकते हैं ना जब हम लोग और एक बार सीटेड देंगे, ओटेड देंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम, इसका वाला नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बस मैंने कलेक्ट किया हुआ है। ओके मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इसको सेव करके रख लो एंड बाद में जब होस्टेड आएगा फिर से मैं हेल्प करूंगी, बट अभी पढ़ लो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ते चलो, मैं फिर हेल्प करूंगी उस टाइम पे। अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज द स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन। अच्छा, एक आपको 100 वन लाइनर्स का मिला था पीडीएफ, मैंने बनाया हुआ था 100 वन लाइनर्स पीडीएफ। प्लीज उसको वन टाइम रीड करके जाओगे, देखो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वन टाइम बस रीड करके चले जाना। कल जैसे ही बस में बैठो, कैसे भी जा रहे हो कहीं पे भी, तो रीड करते हुए चले जाना। ठीक है, वन टाइम 100 है क्वेश्चन, बस पढ़े हुए हो, जो पढ़े हुए हो उसी के अंदर से ही है, वन टाइम रीड करके चले जाओ, क्वेश्चंस मिलेंगे, उससे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 2-3 काम दे रही हूँ, बस उसको करके रख देना, हो जाएगा। ठीक है, अभी आ जाओ सेल्फ कंसेप्ट बोल रहा है। सेल्फ कंसेप्ट मतलब खुद के बारे में सोचना है। ठीक है, खुद को जज करना है, खुद के बारे में थिंक करना है। सोचो अभी क्या आएगा। द सेल्फ कंसेप्ट मीन्स व्हाट वन जजेस ऑफ हिज अचीवमेंट, खुद का अचीवमेंट के बारे में सोचना। व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, खुद के बारे में सोचना, वो खुद को क्या समझता है। व्हाट वन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। और व्हाट वन लर्न्स ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान वो क्या सीख रहा है। सही से सोचो। अभी मैंने बोला था ना, सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है खुद के बारे में सोचना। डी होगा, खुद के बारे में सोचना। क्या, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मैम व्हाट राइट एंड रॉन्ग रहेगा। नहीं बी ना। नो मैम, सी होगा, सी। दैट इज बी होगा मैम, बी। दैट इज अ बी। सी मैम, बी होगा आंसर। बी होगा मैम। बी। मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत सिंपल चीज है। सेल्फ बोला गया है, खुद को समझो। खुद को समझना मतलब उसमें जजमेंट भी आ जाएगा, उसमें राइट रॉन्ग का भी थिंग आ जाएगा, उसमें टीचिंग सब कुछ आ जाता है। तो खुद के बारे में समझो तो पहले। व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, वही सेल्फ कंसेप्ट है। आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही सेल्फ कंसेप्ट है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कल पढ़ा था कार्ल रोगर्स का, क्या पढ़ा था? दैट इज आइडियल सेल्फ और सेल्फ, रियल सेल्फ। मैंने बताया था ना, रियल सेल्फ मतलब खुद का ओन, आप खुद कौन हो, एंड आइडियल सेल्फ मतलब जिसको आप फॉलो करते हो। सो यहाँ पे सोचो खुद कौन हो, तो ये पॉइंट आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज द लिस्ट। कौन सा मेंटल ऑपरेशन सबसे नीचे आएगा? इमिटेशन, इमेजिनेशन, इंक्वायरी, इंट्यूशन। सॉरी, हाँ, दैट इज इमिटेशन। राइट, इमिटेशन। ये सारा चीज देखो, पहले इमेजिन करोगे, इंक्वायरी भी करोगे, इंट्यूशन भी करोगे। ये चीजें हैं, डिफरेंस करके देखना, इंक्वायरी करके देखना सही गलत कौन सा है, इमेजिनेशन करके देखना, इमेजिन करना। इमिटेशन वन काइंड ऑफ पूरा नेगेटिव वर्ड है, किसी को कॉपी कर लेना। दैट इज ऑल्सो ए मेंटल वर्क, बट ये बहुत ही लो लेवल का आता है, जो कि छोटे बच्चे करते हैं, स्पेशली बेबीज करते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स को देख के कॉपी करते हैं। देन व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल विद द अनडिजायरेबल इमोशंस ऑफ द एडोलेसेंस। क्या करना चाहिए? अनडिजायरेबल इमोशंस आ रहे हैं एडोलेसेंस के अंदर, तो कैसे हैंडल करें? मैम पनिशिंग द एडोलेसेंट होगा। पनिशमेंट नहीं देखना है ना, पनिशमेंट होगा। सोचो। मैम सी। ये भी नहीं है। एडवाइजिंग दैम, पता है ये ना मैम बी होगा। टेक्स्ट बुक जो ऐप है उसमें दिखा रहा है ये आंसर। ठीक है, बट एक बात बताती हूँ, अगर प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन नहीं हुआ देन ये आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, पेरेंट्स को बताना रॉन्ग चीज है। मतलब आप टीचर हो, आप मतलब स्टूडेंट्स को देख रहे हो ऐसा कर रहा है, तो सडनली आप फोन कर, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है देखो, ये नेगेटिव पॉइंट है। आप टीचर हैं, आप कैसे हैंडल करोगे देखो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन बेस्ट है। अगर प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन नहीं हुआ ऑप्शन में, तो एप्रोप्रिएट कौन सा? ये है। ठीक है, एडवाइजिंग दैम नॉट टू बिहेव इन दैट वे, वैसा बिहेव करना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी आ गया। ग्रुप फैक्टर मैं बता दूं या आप बताओगे? फटाफट बोलो, कौन है? ग्रुप स्पीयरमैन नहीं है, गिलफोर्ड नहीं है,
गिलफोर्ड नहीं है, एसपीएम नहीं है, थर्स्टन होगा। थर्स्टोन, गुड। फैक्टर, ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपका थर्स्टोन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। चलो लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी क्वेश्चन आ गया। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट नहीं है, किसके साथ एसोसिएटेड नहीं है? सोचो 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 सोचो। बी में होगा मैम, कॉग्निटिव डोमेन। अच्छा देखो एक चीज बता दो, फटाफट बोल रही हो, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन एंड इंटेलेक्चुअल डोमेन दोनों सी में आ गया, दोनों सेम ही है ना, मेंटल प्रोसेस। एफेक्टिव डोमेन आपका ए आ गया, एफेक्टिव डोमेन फील करना। कॉग्निटिव डोमेन होता है आपका साइकोमोटर। तो आपका लैंग्वेज कोई मूवमेंट नहीं है ना, कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये नहीं होगा। बाकी तीनों के साथ वो जुड़ा हुआ है, बिकॉज लैंग्वेज जो यूज़ करते हो वो फील करके आता है, एंड दिमाग से सोचने के बाद ही आप फील करते हो एंड उसके बाद प्रोड्यूस करते हो। तो ये बी, इसलिए इसका आंसर आया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद, कोई चीज़ को करना, आपका जो बिहेवियर में एक चीज़ आता है कि कोई चीज़ करना है, कौन सा डोमेन होगा? अभी बताया था, कुछ चीज़ को करना है, फील करना है तो इफेक्टिव, कॉग्निटिव सोचना, टू नो, तो कौन सा होगा बताओ? इंटेलेक्चुअल तो सोचना हो गया ना, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल सेम है ना। कॉग्निटिव कॉग्निटिव, इफेक्टिव मतलब टू फील, फीलिंग, टू फील, इफेक्ट ये दोनों, इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से, मेंटल प्रोसेस, टू नो कोई चीज़ को सोचना। कॉग्निटिव साइकोमोटर है, साइकोमोटर का अदर टर्म है कॉग्निटिव मतलब टू डू। सो डूइंग से जो रिलेटेड है वो है आपका डी, ठीक है। डूइंग से जो रिलेटेड है वो डी। कुछ समझ आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिसेस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर देना। थोड़ा म्यूट कर लो प्लीज, जिनको इश्यूज हो रहा है म्यूट करो, अनम्यूट करके बस आंसर देना, साउंड हो रहा है। ओके चलो, which one of the following assessment practices will bring out the best in students? When students are required to reproduce facts as tested via multiple choice question, when emphasis is laid upon the positive correlation between the test score and the student ability, when the marks obtained and the position secured by the student in the class are the ultimate determinants of the success, when conceptual change and the students' alternative solutions are assessed through the several different methods of assessment. मुझे आंसर देना है ये कि कौन सा असेसमेंट प्रोसेस और प्रैक्टिसेस बेस्ट होता है स्टूडेंट के लिए। जब हम लोग फोकस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू उनका फैक्ट्स को जानने के लिए कितना नॉलेज है उनके पास, जब हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब पॉजिटिवली जोड़ते हैं वैल्यूज़ को, स्टूडेंट्स के एबिलिटीज, टेस्ट स्कोर्स को एक साथ, व्हेन मार्क्स आर ऑब्टेन्ड एंड पोजीशन सिक्योर्ड, जब आपको रैंक मिलते हैं, सक्सेस होते हो, या फिर आपके कंसेप्चुअल चेंजेस आते हैं और एक बच्चे को हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस के थ्रू, सेवरल मेथड्स के थ्रू एसेस कर सकते हैं। बताओ कौन सा सही लग रहा है, फटाफट बोलो। यहाँ पे ना दो ऑप्शन सही है। हाँ बोलो कौन सा? आंसर डी होगा। आंसर डी होगा लग रहा है ना, बट अकॉर्डिंग टू ओस्टेड आंसर की ये बी आंसर दिया गया। उनके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ बच्चे को जब हम एसेस करते हैं उसके लिए टेस्ट स्कोर रहता है, उस टेस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग हम जजमेंट करते हैं। असेसमेंट मतलब आकलन करना। अगर नॉर्मल अगर चेक कर रहे हो तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट बनेगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के थ्रू बच्चे को एसेस करना ये पॉसिबल नहीं होता ह्यूज अमाउंट में, तो इसलिए इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बी है। अगर बी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो डी करेक्ट होगा। समझो पॉइंट को। बोला जा रहा है कि व्हेन कंसेप्चुअल चेंज, आपके अंदर कंसेप्ट के चेंजेस आ गए एंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी आप बच्चे दे पा रहे हैं, उसको हम असेस कर रहे हैं सेवरल डिफरेंट मेथड से। क्या पॉसिबल होगा एक एग्जाम में एक एक बच्चे को डिफरेंट वे से असेस करना? इतना टाइम होगा? इतना पॉसिबल है? नो, ठीक है। इसलिए एक टेस्ट स्कोर होता है जिसको हमने ब्लूप्रिंट बोला, एंड ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम बच्चे के एबिलिटीज को जज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इलस्ट्रेटिव ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम? कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का सिचुएशन है? बोला ए क्लास इन विच द टीचर डिक्टेट्स एंड स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज द नोट्स। देखो दोनों ही नेगेटिव है, डिक्टेट मेमोराइज नेगेटिव आ गया, ये तो नहीं है ऑप्शन में। ये क्लास इन विच द टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स ऑफ
सो रिसोर्स द टीचर रेफर टू। एक क्लास में बस एक टीचर क्या ओनली टेक्स्ट बुक को अलाउ करेगा? मैं तो टेक्स्ट बुक ओनली अलाउ नहीं करती, बिकॉज बहुत सारे बुक्स और भी चाहिए, रेफरेंस बुक्स चाहिए, और मुझे गाइड बुक्स भी चाहिए, प्लस मैं इन्फॉर्मेशन नेट से भी सर्च करती हूँ, प्लस हाई लेवल्स के भी सर्च करती हूँ, फिर आपको देती हूँ। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इज गवर्न बाय द रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, ये एक सही लग रहा है, ठीक है। ये क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप एंड द टीचर टेक टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। ऐसा सही है क्या? आप लोग ग्रुप में बैठे रहेंगे और मैं एक एक ग्रुप के पास जाऊं एंड पढ़ाऊं? सोचो अभी कौन सा सही होगा? आप अच्छा करोगे रिवार्ड मिलेगा, या बुरा करोगे पनिशमेंट मिलेगा? ये सही है, ये डी वाला सही है। कौन सा सही लग रहा है? डी और नहीं, सी सही है। देखो, रिवार्ड रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होता है हमेशा। बच्चे को ग्रुप में बिठा दिया, बच्चे क्या कर रहे हैं? देखो डी में क्या है, एक क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स। आप ग्रुप्स में बैठे हो एंड टीचर टेक टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। टीचर एक एक ग्रुप को जाएंगे पढ़ाने के लिए, पॉसिबल है? सोचो, 8 to 10 क्लास का बच्चा है, ये आप लोग सेकेंडरी लेवल्स में दे रहे हो, क्या पॉसिबल होगा? नहीं होता। देखो, एक क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, उनके बिहेवियर को चेक किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट दिए जाएंगे। ये चाइल्ड सेंटर्ड है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर सही है, ये सही है, पहला ये करेक्ट है। समझो, जहाँ पे रिवार्ड सुन लिया, रीइंफोर्स सुन लिया, तो वो पहला आंसर है जो करेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग क्लासरूम में देखते हैं, ग्रुप में बच्चे बैठे हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं। जब ग्रुप में बैठते हैं ना, ये पीयर टीचिंग होता है, पीयर ग्रुप्स में होता है, पीयर ट्यूटरिंग होता है, ठीक है। वो नेक्स्ट में आएगा। फर्स्ट ये ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ये ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन में हम जाएंगे, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। देखो, एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज बोलो। मैम सीटेट में ये रिवॉर्ड पनिशमेंट को नेगेटिव वे में ले रहे थे, बट यहाँ पे ये पॉजिटिव हो रहा है मैम। रिवॉर्ड पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट इज नेगेटिव बट रिवॉर्ड इज पॉजिटिव। रीइंफोर्समेंट में दो पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्स बोल दिया तो वो रिवार्ड्स हैं, एंड पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बोल दिया तो वो पनिशमेंट का पार्ट आ जाएगा, वो नेगेटिव है, ठीक है। पनिशमेंट अगेन टू टाइप्स के हैं, जहाँ पे टॉर्चर होता है, फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ तो वो पनिशमेंट को हम रिवार्ड्स के ही पार्ट पे काउंट करेंगे। अगर फिजिकल टॉर्चर होता है, मेंटली हैरेसमेंट होता है, वो क्रिटिकल पनिशमेंट है। इसलिए सीटेट में मैंने मेंशन किया था आपको कि ये पॉजिटिव नेगेटिव रिवार्ड समझो पहले। पनिशमेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, पनिशमेंट में टॉर्चर लगता है, फिजिकल टॉर्चर होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन। स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर इन दैट एज ग्रुप। एक एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनके नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गलती से ये टिक मत करना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन ये नहीं है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन का फॉर्मूला MACA × 100, ठीक है। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जिसने भी आंसर किया है, क्वेश्चन पेपर जहाँ से मिला मुझे, ये रॉन्ग आंसर दिया था। अभी बोलो, डेविएशन IQ भी नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चलो कौन बनेगा करोड़पति वाला फील आ रहा है। चलो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। जो कंपैरिजन का पॉइंट्स आता है, स्टैटिस्टिकल का पॉइंट आएगा, फ्लूइड इंटेलिजेंस आंसर आएगा। जब कंपैरिजन और स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू का बात आएगा, जहाँ पे कंपेयर कर रहे हो दो इंडिविजुअल्स के अंदर, सेम एज ग्रुप वाले का, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होगा, ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक, अभी ये समझना आया फिर से थ्योरी। बिहेवियर इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ और बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और फील्ड ऑफ फोर्स। कितना क्रिटिकल करके घुमाया है पता है। देखो, फील्ड ऑफ फोर्स और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ये स्टिमुली है, ठीक है, स्टिमुली है, बट आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे, चेंजेस हो रहे हैं, एंड उसको हम स्टिमुली के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आपके अंदर चेंजेस। तो ये कंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं है, ना ही स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। ये थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक बिहेवियर है। वाटसन का बिहेवियरिज्म थ्योरी सिस्टमैटिक बिहेवियर है। आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं, वो परिवर्तन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स और ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकता है, एंड इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक बिहेवियर। थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक बिहेवियर। 5th नंबर पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू हुम ये शॉर्ट
answer essay item is one in which the examinee supplies the answer in one or two lines and is usually concerned with one central concept. ये किसने दिया था बताओ, बताओ, सोचो सोचो, किसने दिया था, बोल सकते हो? आपके माइंड में नहीं आएगा, एनसीएफ 2005 ने ही दिया. कोई हिंट 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 बोल रहे हो, किसी को गेस करना है कौन हो सकता है, देखते हैं कोई गेस करेगा. चलो मैं बता देती हूँ. अकॉर्डिंग टू हुम, किसके हिसाब से शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट ऐसे आइटम्स जो होते हैं जो एग्जामिन क्या कहते हैं, सप्लाई करते हैं, जो कि 1 और 2 लाइन्स में होगा, इसका मेन कंसेप्ट के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है 2-3 लाइन, वो किसने दिया था? दैट इज अ ग्रोनलैंड, दैट इज अ ग्रोनलैंड. ठीक है, ग्रोनलैंड. सो ये आया आपका नाम. ये बहुत ही रेयर आता है एक आध क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी हिंट बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग देना. अभी देखो ये अगर नहीं बोल पाए तो गए. ठीक है, याद है ना, क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉन रेफरेंस, कंपिटिटिव ग्रेडिंग तो समझ आ रहा है, कंपटीशन के बेस्ट. अभी सोचो, ए ग्रेडिंग सिस्टम इन विच टीचर बेस असेसमेंट डिसीजंस अबाउट एन इंडिविजुअल्स वर्क ऑन कंपैरिजन विद द वर्क ऑफ पीयर. देखो आपका वर्क को सोच लो, आपको मैंने ए डिनोट कर दिया एंड आपके काम को किसी और के काम के साथ जो आपके दोस्ती हैं या फिर पीयर में है उसके साथ कंपेयर करके फिर ग्रेडिंग कर रहे हैं, इसको कौन सा रेफरेंस बोलेंगे? देखो मैं रेफरेंस ही बोल दी, कंपिटिटिव नहीं होगा, पहले से ही आंसर दे दिया, कंपिटिटिव नहीं होगा, तो कौन सा रेफरेंस बोलोगे बताओ? मैम ए होगा आंसर. राइट, नॉर्म रेफरेंस. गुड गुड गुड. क्राइटेरिया बेस्ड हुआ तो अलग होगा, वहाँ पे पहले से ही हायर अथॉरिटी के थ्रू क्राइटेरिया गिवन होंगे, बट नॉर्म रेफरेंस में सपोज एक पर्सन ने रखा है 90, तो उससे हम कंपेयर करते जाएंगे सारे पर्सन्स का रिजल्ट्स. ये रखा 50, तो कितना डिफरेंस आया? 40 मार्क्स का. सी रखा 30, कितना डिफरेंस आया? 60 मार्क्स का. ऐसा हम कंपेयर करते चलते हैं. नेक्स्ट, which of the following is not the characteristics of the formative evaluation? formative evaluation के characteristics नहीं है, not. So its design is exploratory and quite flexible. ये सही है क्या? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ऑब्वियस है, फ्लेक्सिबल होगा क्योंकि एवरीडे के बेसिस पे हो रहा है. इट सीक्स टू, दैट इज ऑप्शन, इट सीक्स टू आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल्स, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऑब्वियस ये भी सही है. इट मॉनिटर्स टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ये भी करेक्ट लग रहा है. इट इज ऑलमोस्ट अनऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव. अनऑब्स्ट्रक्टिव है क्या? नॉन रिएक्टिव है, फॉर्मल वाला. सोचो तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. नो मैम, डी आंसर होगा. डी आंसर होगा, राइट. समझ के करना पड़ेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोलबर्ग का कंसेप्ट आया. टू व्हिच ऑफ कोलबर्ग स्टेज एम्पैथी एंड प्रो सोशल बिहेवियर आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड? सारे लेवल्स एंड नाम देख के जाओगे तो आपको समझ आएगा. यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होगा, बिकॉज एम्पैथी एंड प्रो सोशल बिहेवियर कोलबर्ग के कंसेप्ट में नहीं है. जिसने भी आंसर दिया था वो गलत लिखा है, ये नॉन ऑफ दीज होगा. एम्पैथी एंड प्रो सोशल बिहेवियर कोलबर्ग के कंसेप्ट में नहीं है, इसलिए स्टेजेस के नेम अच्छे से पढ़ के जाओगे, वहाँ ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए एथिक्स लिख दिया बोल के सारे बच्चे कंफ्यूज होकर आंसर लिखे थे, बट ये नॉन ऑफ दीज होगा. ठीक, करेक्ट. नेक्स्ट देखो, ये एक मतलब बड़ा सा क्वेश्चन है, किसी बार थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है. इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मतलब एक दूसरे के साथ हम कनेक्टेड है, देयर इज नो वर्स नुइसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14. If he talks with the childish lisp, he is called a baby. If he answers in a grown-up way, he is called impertinent. And whose view was it? किसका ये कथन है और किसने ये व्यू दिया हुआ है? अगर ये यहाँ पे जो भी कनेक्शंस हो रहा है, वहाँ पे ना एक पॉइंट हमने बोला कि एक बच्चा जो 14 साल का है, वो जो मतलब अगर चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है, बोल रहा है, तो उसको बेबी बोल देते हो. वो अगर आंसर दे रहा है बड़े बच्चों के जैसे, तो उसको इम्पैटिनेंट बोल देते हो. तो ये लाइन किसने बोला था? ये भी मैं हिंट दे देती हूँ फटाफट से, दैट इज श्री अरविंदो. किसने दिया था? श्री अरविंदो. ठीक है, याद रखना, राधा कृष्ण नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, महात्मा गांधी नहीं, श्री अरविंदो याद रखना है, श्री अरविंदो. ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंडीशन इन्वॉल्विंग ए रेंज ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन. देखो अच्छे से सुनना, मोटर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज ड्यू टू ब्रेन डैमेज. ब्रेन डैमेज भी है, मतलब कॉग्निटिव डैमेज हो गया, उसके साथ मूव नहीं कर सक रहा. तो ऐसा कौन सा आपका डिसऑर्डर है जहाँ पे मूवमेंट नहीं कर पाता है
ड्यू टू ब्रेन डैमेज, प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाता, या फिर चलने में प्रॉब्लम होता है, हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता, या लेग कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सेरेब्रल पल्सी, याद रखना, सेरेब्रल पल्सी। ठीक है, पहले भी पढ़ाते हुए बोला था कि सेरेब्रल पल्सी ये है, सेरेब्रल बोल दिया ना, ब्रेन से रिलेटेड है, पल्सी मूवमेंट। सो सेरेब्रल पल्सी है जहाँ पे ब्रेन काम नहीं करता है, इसलिए ब्रेन डैमेज की वजह से बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता प्रॉपर वे से। ठीक है, इतना रहने देते, बाकी का कभी और एक करेंगे। ठीक है, बट इतने में इतना तो है कि आउट ऑफ 50 अगर हार्ड लगा, डिफिकल्ट लगा, 5-6 क्वेश्चंस को छोड़ के आप अराउंड 40-42 क्वेश्चंस तो अटेंड कर सकते हो आराम से। ठीक है, Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.